अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मुदस्सिर मिर्चाल फ्रॉम द स्टडी ऑफ फ्यूचर एक्स श्रीनगर। वादे के मुताबिक एक और बार आ गया हूँ वीडियो लेकर के। मैंने कहा था एक और वीडियो लगेगा जिसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आज के इस वीडियो में जो ख़ास कुछ 2-3 टॉपिक्स पे डिपेंडेंट है या 2-3 टॉपिक्स पे जिसमें बात होगी, इसमें हम आज जेनेटिक्स का प्रॉपर जो ज़ूलॉजी का सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रहता है इवोल्यूशन, दैट्स द लेटर थिंग, ओके। लेकिन जो जेनेटिक्स है उसको आज कंप्लीट किया जाएगा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में आते भी हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछा जा सकता है, वो भी आज डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में we will talk about the particular DNA fingerprinting। सबसे पहला जो DNA fingerprinting डिस्कस किया जाएगा, क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्यों किया जाता है और इसमें क्या क्या किया जाता है, वो डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। We will talk about the human genome project, what it was, कब स्टार्ट किया गया था, क्यों मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं उसको, लेटर ऑन। Then we will talk about the pedigree analysis। Pedigree analysis is a question जिसको अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, चाहे नीट की बात करें या फिर बोर्ड एग्जाम्स की बात करेंगे तो पेडिग्री के क्वेश्चन को अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को वो समझते हैं कि हमारी समझ से बाहर है। लेकिन ये बहुत इजी है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इतना इजी है कि जैसे मैथमेटिक्स में आपको क्विकली कोई न्यूमेरिकल निकालना आता है, तो यहाँ पर आपको उतना सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये पजल जैसा है। ओके, सो चलें देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग, जैसे आप जानते हो कि जो हमारा फिंगरप्रिंट होता है वो दो लोगों का आपस में कभी मैच नहीं होता। ये बहुत पहले से प्रथा चली आ रही है कि फिंगरप्रिंट दिया जाएगा, चाहे लीगल डॉक्यूमेंट्स हो या कुछ भी हो, या आज आपके मोबाइल फोन्स में भी फिंगरप्रिंट से ही वो लॉक खुलता है। तो इसका मतलब जो फिंगरप्रिंट होता है वो काफी अहम है क्योंकि दो लोगों का फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं होता। वैसे ही दो लोगों का डीएनए आपस में मैच नहीं होता। जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो मुझे पता है इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं मैच नहीं होता है, आपने सुना होगा मैच होता है, तो थोड़ी देर में आपका क्लियर हो जाएगा। पहले मेरी बात सुने, मिनवान जो मैं बता रहा हूं वही आप सुने। मैंने कहा जिस तरह से डीएनए का जैसे हमारा जो फिंगरप्रिंट है दो लोगों का मैच नहीं होता, वैसे ही दो लोगों का जो डीएनए है आपस में प्रॉपरली मैच नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब हम एक इंसान का अगर डीएनए सैंपल निकालेंगे, इस डीएनए सैंपल के आधार पे हम बोल पाएंगे कि जो ये शख्स है इसका लीनिएज किसके साथ मिलता है। से फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन जो कहता है कि ये मेरा बच्चा है, पर्सन ए इज माय चाइल्ड, बट पर्सन ए इज रिलक्टेंट, वो कहता है कि नहीं, आई एम द सन ऑफ समवन एल्स, ओके, क्योंकि उसको बहुत पहले गोद लिया गया था, उसको बताया नहीं गया था प्रॉपर पेरेंट्स के बारे में, तो वो नहीं बता रहा है कि ये मेरा फादर है। या वाइस वर्सा, कोई बच्चा है उसने या कोई माँ है उसने फॉर एग्जांपल ये कंप्लेंट किया कि इस बच्चे का जो बाप है वो फलानी है, तो उस केस में कैसे ये गुत्थी सुलझाई जाएगी, कैसे ये प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, ऑब्वियसली, क्योंकि उस बच्चे का और उस प्रोबेबल पेरेंट का डीएनए जो है उसको मैच किया जाएगा। अगर ये आपस में मैच हो रहा है 100% नहीं होगा, वो मैं बताऊंगा कितना परसेंट होगा। अगर ये मैच हो जाएगा तो मतलब ये इसका पेरेंटेज, अगर ये मैच नहीं होगा तो पेरेंटेज नहीं है इसका। बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन पहले इसका बेसिक्स। यहां पर आप देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, जो फिंगरप्रिंट के बाद डीएनए को भी मैच किया जा रहा है। इन्हें पहले तो फिंगरप्रिंट को मैच किया जा रहा था, अब डीएनए को मैच किया जा रहा है, इसीलिए इसके साथ ही इसका नाम रखा गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंट की तरह डीएनए का काम लेना। ये प्रोसेस जो था ये सबसे पहले डिवाइस किया था, डेवलप किया था एलेक्स जेफरीज ने। उसने ये डिवाइस किया था, ये बताया था कि हम ऐसा कर सकते हैं, दो लोगों का डीएनए मैच कर सकते हैं या देख सकते हैं कि दो लोगों का डीएनए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसे पहली बार बताया। अब ह्यूमन जीनोम की अगर बात करेंगे, ह्यूमन जीनोम मींस डीएनए, ह्यूमन जीनोम डीएनए। पहले जीनोम क्या है वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन जीनोम को अगर 5 मिनट के लिए आप शॉर्ट फॉर्म में निपटा लेंगे कि जीनोम को हम क्या याद रखेंगे, ये डीएनए है और कुछ नहीं है। डीएनए जब आपने देख लिया तो आपको पता है कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, ओके। ये वॉटसन एंड क्रिक ने काफी ज्यादा मेहनत की थी, उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने मेहनत की थी, और उनने कहा था कि ये जो है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है या डबल हेलिक्स है, सॉरी। अब फॉर एग्जांपल इसमें होता क्या है आपको पता है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं एंड इन 2 स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं बिटवीन द बेस पेयर्स। बेस पेयर का मतलब अगर यहां पर एडेनिन है, यहां पर थाइमिन है,
इन्होंने आपस में बेस पेयर बना लिया, सो इट इज वन बेस पेयर। इसी तरह से अगर ये ग्वानिन है और यहां पर साइटोसिन है, आपस में बॉन्ड्स बना लिए, तो ये है एक बेस पेयर। तो मैंने कितने बेस पेयर्स बना लिए, यहां पर मैंने मेंशन किए 2 बेस पेयर्स। ऐसे ही हम लेंथ ऑफ डीएनए निकाल सकते हैं कि टोटल बेस पेयर्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे ह्यूमन जीनोम में अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ 9 बेस पेयर्स है। एडिटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इट इज 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स। वो कितने बेस पेयर्स होते हैं, हम बायोलॉजी वाले मैथ वाले थोड़ी के हिसाब लगाने बैठ जाए। सिंपली याद रखो, अगर हम 3 लिखेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस बनाएंगे, ये जितना बड़ा एक नंबर बनेगा इतने ही हमारे पास बेस पेयर्स होते हैं हमारे एक सेल के जीनोम में। ठीक है, सो ह्यूमन जीनोम के पास इतने बेस पेयर्स होते हैं। इसको मैं ठीक तरह से यहां लिख पाऊंगा, ओके, 3 × 10⁻⁹, राइट, ओके। सो इतना लंबा डीएनए है। अब इसमें कितना है जो 2 अजनबियों के बीच में मैच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके जूलॉजी सर और आपके केमिस्ट्री सर के बीच में कितना डीएनए मैच होगा, ओके, सो 99.9% मैच होगा। 99.9% मैच होता है 2 अजनबियों के बीच का डीएनए। ठीक है, आप बस में आ गए, ट्रेन में आ गए या किसी भी चीज में आ गए, आपके साइड में जो बैठा हुआ है वो कोई भी हो सकता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है, किसी भी स्टेट से हो सकता है, उसका आपका डीएनए 99.9% मैच हो रहा है। ठीक, और अब डिफरेंस किस में है, डिफरेंस तो बहुत कम है ना, फिर डिफरेंस 0.1% है। लेकिन 0.1 डिफरेंस का मतलब होता है हमारे टोटल डीएनए जो 2 अजनबी हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, उन 2 अजनबियों के डीएनए में कितने बेस पेयर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका सीक्वेंस डिफरेंट होगा। वो होगा 0.1% ऑफ द टोटल डीएनए, दैट इज 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स। ठीक है ना, इसका मतलब है 3 लिखिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरोस डालिए। अब ये जो नंबर बन गया, इतने बेस पेयर्स हमारे 2 आपस में, ये जो 2 अजनबी लोग होते हैं उनके आपस में इतने बेस पेयर्स मैच हो रहे हैं, एंड दिस इज ओनली 0.1%। Isn't it amazing? Okay, now डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में फिर क्या किया जाता है, अगर 2 अजनबियों के बीच में डीएनए मैच होता है 99.9%, फिर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैच क्या करते हैं, कंपेयर किसको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों के डीएनए को आपको आपस में करना है कंपेयर। आप पूरा डीएनए कंपेयर नहीं करते, जीन्स तो सेम होंगे, ऑब्वियसली मैंने पहले ही कहा 99.9% डीएनए सेम है, तो आप कंपेयर क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे यहां पर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स को ही आप आपस में इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हो। देयर इज अ पर्सन ए, देयर इज अ पर्सन बी, आप इसका डीएनए और इसका डीएनए आपस में मैच कराओगे, मगर कितना, पूरा नहीं, 100% डीएनए आप आपस में इनका कंपेयर नहीं करोगे, आप कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को कंपेयर करोगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जो हैं उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए या रिपीटिटिव डीएनए। पहली बात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको समझाई वो ये है कि आप डीएनए को जब कंपेयर करते हो फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आप पूरे डीएनए को कंपेयर नहीं करते हो, आप कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हो, और उन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं रिपीटिटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। ओके, अब आप जब डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हो ना, आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा होगा या आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, जब डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं कैसे करते हैं, उसके बाद हम जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जो भी उसका मेथड है, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक जो भी टिश्यू का एक पेस्ट बनाएंगे, ग्राइंड करेंगे वगैरह जो भी करना है, और उसके बाद जो डीएनए आपने निकाल लिया, जो सेंट्रीफ्यूगेशन में आपने डाला, जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन आपने इस कंटेंट का किया, टिश्यू कंटेंट का, उससे क्या हुआ, डीएनए ऊपर आएगा और एक पीक बनाएगा, उसी को तो आप उठा के निकालते हो एज डीएनए। बायोटेक्नोलॉजी में आपने डिटेल में ये पढ़ा है। नाउ फॉर एग्जांपल इस डीएनए को जब आपने निकाल लिया, आपको पता है कि ऊपर एक पीक बनता है, ये फॉर एग्जांपल एक टेस्ट ट्यूब था, ओके, यहां पर एक पीक बन गया, यही पीक आपका डीएनए आपने निकाल लिया, मगर यहां पर आपको अलग करना है सैटेलाइट डीएनए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ डीएनए। क्या कहा मैंने, सैटेलाइट डीएनए, जो मैं अभी कह रहा हूं, पहली ही बात है आज के लेक्चर की, सैटेलाइट डीएनए जो रेस्ट ऑफ द डीएनए से मुझे अलग करना है।
रेस्ट ऑफ द डीएनए से मुझे क्या करना है, शाबाश, अलग करना है। ये जो रेस्ट ऑफ द डीएनए है ना, मतलब नॉन सैटेलाइट डीएनए, दैट इज द टोटल 99.9% ऑफ द डीएनए जो मैच नहीं होता, या जो दो लोगों के बीच में आपस में मैच होता है, जो सैटेलाइट डीएनए नहीं है, जो नॉर्मल कोडिंग डीएनए है, बाकी डीएनए है। ओके, तो बाकी सारा कुछ डीएनए, रेस्ट ऑफ द डीएनए, इसको आप बोलोगे बल्क डीएनए। क्या बोलोगे? बल्क डीएनए। तो मेरे पास दो तरह का डीएनए है इस वक्त डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। नंबर 1, सैटेलाइट डीएनए विच इज माय टारगेट राइट नाउ। सेकंड, द रेस्ट ऑफ द डीएनए। ये जो रेस्ट ऑफ डीएनए है इसको मैं बोलता हूं ये है हमारा बल्क डीएनए। अब जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, वहां पर जो ये सैटेलाइट डीएनए है ना, ये बनाएगा माइनर पीक। क्या बनाएगा? माइनर पीक बनाएगा। जबकि ये जो बल्क डीएनए है ये बनाएगा एक मेजर पीक, लार्जर पीक। जो लार्जर पीक है, मेजर पीक है, मुझे इस वक्त ये नहीं चाहिए। सेंट्रीफ्यूगेशन कराया मैंने, सेंट्रीफ्यूगेशन में मुझे दो तरह का पीक मिला, वन मिला मेजर पीक और दूसरा क्या मिला? माइनर पीक। ये माइनर पीक इस वक्त मुझे निकालना है, क्योंकि ये माइनर पीक क्या है? सैटेलाइट डीएनए, या फिर इसको बोलेंगे ये है रिपीटेटिव डीएनए। ओके, नाउ सैटेलाइट डीएनए भी एक तरह का नहीं बल्कि कई तरह का होता है। पहली बात, पूरा डीएनए कंपेयर नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हम करेंगे सैटेलाइट डीएनए कंपेयर। सैटेलाइट डीएनए अब मैंने कहा दो तरह का होता है। नाउ यहां पर जो ये आपको ये दिख रहा है, ये टाइप्स इसके या क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है। सैटेलाइट डीएनए जनरली दो तरह का होता है। होता क्या है ये सैटेलाइट डीएनए? मैंने पहले कहा ये रिपीटेटिव डीएनए है। रिपीटेटिव डीएनए का मतलब क्या है? रिपीटेटिव डीएनए का मतलब है यहां पर मैं एक स्ट्रैंड बनाऊंगा, डीएनए का एक स्ट्रैंड है, पूरा डीएनए नहीं है। सो यहां पर एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। से फॉर एग्जांपल ए सी, फिर से ए सी, फिर से ए सी, ए सी, ए सी, ए एंड सी। ये रिपीट नहीं हो रहा। कितने न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट हो रहे हैं बार बार? 1 और 2, दो न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट हो रहे हैं। 1 2 ए सी, एक सेगमेंट बन गया, फिर से रिपीट हुआ, फिर से रिपीट हुआ, फिर से रिपीट हुआ। यही रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ये रिपीटेटिव डीएनए है। हमारी जो रिपीटेटिव डीएनए है ये दो तरह का होता है। किस आधार पे? नंबर 1, सबसे पहले कितने न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट हो रहे हैं। यहां पर कितने हो रहे हैं? 2। कितने न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट हो रहे हैं उस आधार पे दो तरह का सैटेलाइट डीएनए, मेनली उसी आधार पे उसका डिवीजन किया जाता है। उसके बाद बाकी भी इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होती हैं। सो पहले मेनली हमने डिवाइड किया सैटेलाइट डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स लंबा है ये और फिर कितनी बार ये रिपीट होगा। सबसे पहले यहां पर पहला टाइप जो है दैट इज माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। उसके बाद आता है मिनी सैटेलाइट डीएनए। जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए है ये एक न्यूक्लियोटाइड लंबा हो सकता है, दो न्यूक्लियोटाइड लंबा हो सकता है, 3 4 5 या 6। यानी फॉर एग्जांपल यहां पर अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था वहां पर दो न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहे थे बार 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 बार। कितनी बार रिपीट होंगे वो दैट्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, से फॉर एग्जांपल यहां पर है GATC, कितने न्यूक्लियोटाइड्स है? 4। फिर से रिपीट हो गए GATC। ओके, फिर से रिपीट हो गए GATC। ओके, सो ये 1 2 3 बार। ओके, फिर से कर लो GATC। ओके, हो गए 4 बार रिपीट। ओके, फिर से कर लो GAT एंड C, कितनी बार रिपीट हो गया? 5 बार रिपीट हो गया। सो या तो एक न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहा है, मींस फॉर एग्जांपल ए, सो ओनली ए, वन न्यूक्लियोटाइड रिपीटेड 50 टाइम्स। ओके, बन गया एक रिपीटेटिव सीक्वेंस। AT, ओके, रिपीटेड 50 टाइम्स, 40 टाइम्स, 35 टाइम्स, 38 टाइम्स, 5 टाइम्स, राइट। सो जितनी बार भी ये रिपीट हो रहा है ये बन गया एक रिपीटेटिव सीक्वेंस। होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है फिर से वापस ये रिपीट कर लो, फिर देख लो, दोबारा देख लो कि मैं क्या कह रहा था। मैंने कहा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड, 2 3 4 या 5 या 6 न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहां पर कितने रिपीट हो रहे हैं? 4 रिपीट हो रहे हैं। GATC, 4 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस बन गया, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ। रिपीट कितनी बार होना चाहिए? कम से कम 5 बार, ज्यादा से ज्यादा 50 बार। यानी कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 3 4 एंड 5।
ये 6 टाइम्स भी हो सकता है, 7 टाइम्स, अप टू 50 टाइम्स रिपीट हो सकता है। सो इसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। क्लियर है? नाउ इसी सैटेलाइट डीएनए को, इसी माइक्रो सैटेलाइट डीएनए को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सिंपल सीक्वेंस रिपीट, दैट इज एसएसआर, सिंपल सीक्वेंस रिपीट, एसएसआर। या फिर इसको बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट, दैट इज एसटीआर। सो एसटीआर और एसएसआर या माइक्रो सैटेलाइट, ये माइक्रो सैटेलाइट इट्स अ टाइप ऑफ डीएनए, इट्स अ टाइप ऑफ सैटेलाइट डीएनए, जिस सैटेलाइट डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 या 6, ओके। या अब कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स टू 50 टाइम्स, कम से कम 5 बार, ज्यादा से ज्यादा 50 टाइम्स। बट मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, नो, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। मेरा सारा कुछ काम जो है वो मिनी सैटेलाइट के साथ है। क्यों? मिनी सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिव सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड्स बार बार एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं, मगर कितने न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट हो रहे हैं, कम से कम 11, ज्यादा से ज्यादा 60। फॉर एग्जाम्पल, या मैं लिखूंगा GATCATGCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने न्यूक्लियोटाइड्स लंबा है ये सीक्वेंस? ये 11 न्यूक्लियोटाइड लंबा है। अब इसी सीक्वेंस को, सेम इसी सीक्वेंस को दोबारा रिपीट करो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ज्यादा बार, 50 बार, यही बन गया एक रिपीटेटिव सीक्वेंस। सो रिपीटेटिव सीक्वेंस डीएनए में एक ऐसा सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का किसी किसी सेगमेंट में, जहां न्यूक्लियोटाइड्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं, राइट। और यहां पर अगर ये 11 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट हो रहे हैं तो ये है मिनी सैटेलाइट। 11 से 60 तक न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, फिर ये रिपीट हो गया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कम से कम 5 बार रिपीट हुआ, ज्यादा से ज्यादा 50 बार रिपीट हुआ, तो ये क्या बन गया बेटा, मिनी सैटेलाइट डीएनए। होप आपको ये समझ में आ रहा है। नाउ अगर ये 5 से 50 बार रिपीट हो गया तो बन गया रिपीटेटिव सीक्वेंस, विच वन, इट इज मिनी सैटेलाइट। अब इन्हीं वाले सीक्वेंसेस को, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं को हम बोलते हैं VNTRs। VNTRs क्या है? इट इज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। इनको VNTRs बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं। और ये जो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इन्हीं को कंपेयर करते हैं। वापस जाओ, मैंने कहा था 100% डीएनए को हम कंपेयर नहीं करते, हम कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं। कौन है वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस? वो है सैटेलाइट डीएनए। और सैटेलाइट डीएनए में भी कौन सा वाला? VNTR। तो अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि हम किन सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं इन दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो आपका बिल्कुल आसान सा जवाब हो सकता है VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ओके, चलो आगे बढ़ो। नाउ अब इसमें क्या किया जाता है? सिंपल, पहले ये बताएंगे कि कहां पर यूज होता है, या पहले भी जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कहां पर यूज होता है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूंगा। यहां पर फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया, एक कत्ल हो गया, ओके। सीआईडी तो आपने कई बार देखा होगा, और सीआईडी देखने के बाद आपको इतना तो पता होगा, या सावधान इंडिया देखते रहते हो, ओके। सो सावधान इंडिया या सीआईडी में अक्सर आप देखते होंगे कि फॉर एग्जांपल जो मकतूल है, जो कत्ल हो चुका है, उसके हाथों में लगा है फॉर एग्जांपल जो कातिल था उसके बाल लगे हैं, क्योंकि हाथापाई में उसके बाल इसने नोचने की कोशिश की थी अपने सेल्फ डिफेंस में। जान तो बची नहीं, लेकिन हां, हाथों में उसके बाल जरूर आ गए। या तो ये बाल निकाले जाएंगे इसके हाथों से, क्योंकि ये कातिल के बाल हैं, तो इनका फॉर एग्जांपल जो हेयर फॉलिकल सेल है उसको निकाला जाएगा, और उसमें से सबसे पहले निकाला जाएगा उसका डीएनए। और डीएनए निकालने के बाद उसको पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में उसको मल्टीपल कॉपीज उसकी बनाएंगे, बल्क एक मिल जाएगा मुझे इस डीएनए का। अब इस डीएनए को मैं एनालाइज करूंगा और इसका मैं सीक्वेंसिंग करूंगा। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है? इसका फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम काम करेंगे, इसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद इसको डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास है ये कातिल का डीएनए,
या तो नाखून में जो या इसके बाल फंसे हुए थे, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मकतूल ने कातिल के साथ जो हाथापाई की थी अपनी जान को बचाने के लिए, जान बचाने के दौरान कातिल को भी कुछ खून वगैरह आ गया था, ओके, मुका वुका मारा था, तो इसके हाथों पे उसका खून लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है डीएनए सैंपल कलेक्ट करने का, डीएनए का जो सैंपल है वो कैसे निकाला जाएगा, राइट। और भी कई सारे तरीके हैं कि कातिल ने कौन सी ऐसी चीज छोड़ी जिसमें उसका डीएनए हो सकता है और उसके बाद वो निकाला जाएगा। सो सबसे पहले मैं इस डीएनए को आइसोलेट करूंगा। बेटा आपने बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा है। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद आपको पता है कि डीएनए को जब आइसोलेट किया जाता है, अभी हमने बल्क किया था, वो जो डेंसिटी ग्रेडियंट दिस सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, तो आपको मिल गया डीएनए। अब आप क्या करोगे, ये कंप्लीट डीएनए है, ये पूरा डीएनए है, ये एक सेल का, फॉर एग्जांपल एक सेल का डीएनए है, इसकी एक सेल में इतना डीएनए था। इस डीएनए को अब मुझे कुछ शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में काटना है, ओके, इसको मुझे कट करना है, ओके। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सेगमेंट काटा, ये वाला सेगमेंट काटा। ये सेगमेंट्स काटेंगे क्यों? क्योंकि इससे जीन्स अलग जीन्स अलग हो जाएंगे, इससे शॉर्ट जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, सैटेलाइट डीएनए अलग अलग हो जाएंगे, वीएनटीआर अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी मेरे पास जो डीएनए था वो पूरा था, पूरा डीएनए फर्स्ट टू लास्ट, ओके। सो पहला सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट, ये पूरा डीएनए एक ही था, राइट, एक सेल का डीएनए आई मीन। सो ये जो डीएनए मैंने निकाला, इस डीएनए में मैंने अब इसको काटना है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, जिसमें जीन्स अलग हो जाएंगे, जिसमें बेटा माइक्रो सैटेलाइट्स अलग हो जाएंगे, जिसमें मिनी सैटेलाइट्स अलग हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है मेरे वीएनटीआर्स मिल जाएंगे, वीएनटीआर्स अलग अलग हो जाएंगे। सो अब ये जो वीएनटीआर्स है, मैंने पहले ही कहा वीएनटीआर जो है सैटेलाइट डीएनए को अलग किया जा सकता है, क्योंकि स्मॉलर जो या माइनर पीक जो है वो किसका बनता है, माइनर पीक बनता है हमारे सैटेलाइट डीएनए का। सो सैटेलाइट डीएनए को निकाला, अब मैं इसको काटूंगा शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में, जिसमें दो तरह के जो सैटेलाइट डीएनए मुझे मिल जाएंगे, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स, एंड मिनी सैटेलाइट्स को बोलते हैं वीएनटीआरस। फाइन, पर इसको काटेंगे कैसे? उसके लिए अलग एंजाइम्स आपने पढ़े हैं प्रॉपरली, आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है कि हमने यूज करने हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर द सिजर्स, दे कट द डीएनए एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में उसको काटते हैं, राइट। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो मैंने यूज किए, उससे मुझे डीएनए के छोटे फ्रेगमेंट्स मिल गए, ठीक है ना, ओके। नाउ अब मैं करूंगा काम, इनको मैं सेपरेट करूंगा। मेरे पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ये डीएनए का एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट है, सेगमेंट है, सेगमेंट है, सेगमेंट है, सेगमेंट है, ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं। अभी पूरा था, अब फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया। अब मैं इनको अलग करूंगा। कैसे अलग करूंगा? मैं इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए से अलग कर सकता हूं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने एगारोस जेल लाया, बेटा बायोटेक्नोलॉजी, ओके, आपने डिटेल में पढ़ा है, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा जल्दी में समझा रहा हूं। लेकिन अगर आपको ये प्रोसेस दोबारा समझना है, आप कमेंट में जरूर लिखिए, हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे कि ये प्रोसेस कैसे किया जाता है। ओके, देखिए यहां पर इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बीच में हम एक काम करते हैं, यहां पर हम एक एगारोस जेल लाते हैं, एगारोस जेल, ओके, ये मेरा इस वक्त का टॉपिक नहीं है, आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। एगारोस जेल है, इस एगारोस जेल में हमने यहां पर कुछ वेल्स होते हैं, ओके, इन वेल्स के ऊपर मैंने ये फ्रेगमेंट्स डाल दिए, राइट। अब ये फ्रेगमेंट्स क्या हैं? ये फ्रेगमेंट्स बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, आगे चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर आपने फॉर एग्जांपल नेगेटिव आई कैन से टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया था, यहां पर आप करते थे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ इसको कनेक्ट। और डीएनए में जो फ्रेगमेंट्स बन गए ये नेगेटिवली चार्जड होते हैं, तो किसकी तरफ खींचे चले जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। सो वीएनटीआर भी आगे बढ़ रहा है, ये वीएनटीआर भी आगे बढ़ रहा है। सो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे थ्रू द एगारोस जेल, और इसी वजह से यहां पर एक पर्टिकुलर, जिसको हम बोलेंगे एक सीक्वेंस बनेगा, या इसको मैं बोलूंगा एक पैटर्न बनेगा। तो यहां पर आप ये पैटर्न देख रहे हो, ये पैटर्न क्या है? ये वीएनटीआर्स या सैटेलाइट डीएनए जब पॉजिटिव चार्जेड दिस इलेक्ट्रोड की तरफ या पॉजिटिव चार्जेड इस साइड की तरफ एगारोस जेल में मूव कर रहे थे, तो अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर साइज ये आगे बढ़ रहे थे। फॉर एग्जांपल द लार्जर सीक्वेंसेस विल पर्टिकुलरली मूव लेस, जो बड़े सीक्वेंस है, लॉन्गर सीक्वेंसेस, वो कम चलेंगे।
जो शॉर्टर सीक्वेंस है वो बहुत आगे की तरफ जाएंगे। इस तरह से अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर साइज ये VNTRs यहां पर इस एगरोस जेल में एक पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न दिख रहा है? अगेन आई विल रिपीट, मैंने कहा यहां पर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हेल्प लेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एगरोस जेल लाएंगे और इस एगरोस जेल का जो यहां पर प्लेट है उसको हम एक टाइप में, एक साइड में नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे साइड में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज क्यों? जहां पर वेल्स है वहां पर नेगेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि बेटा जो डीएनए होता है वो उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जब वो नेगेटिवली चार्जड है तो इसका मतलब जब मैंने यहां पर इस वेल में ये फ्रैगमेंट्स बहुत सारे डाले, ये अब आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, माइग्रेट करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। सो VNTRs अकॉर्डिंग टू देयर साइज आगे बढ़ेंगे। जो बहुत बड़े, जो बहुत लंबे VNTRs हैं, लंबा सीक्वेंस, ओके, उसको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी तो वो बहुत स्लो चलेगा। जो शॉर्टर सीक्वेंस है वो बहुत फास्ट चलेंगे। इस तरह से यहां पर ये जो एगरोस जेल है इस पर बन गया एक पैटर्न। क्या बन गया? एक पैटर्न। ठीक है ना? सो ये है पैटर्न। अब फॉर एग्जांपल ये जो पैटर्न है इसको मैं ट्रांसफर करूंगा इन फ्रेगमेंट्स को टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स लाइक नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन, राइट? अब मैं इसको नाइट्रोसेलुलोज पे कॉपी कर लूंगा या इसको ट्रांसफर करूंगा, कॉपी नहीं ट्रांसफर करेंगे। ओके, अब ये दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे वो एक प्रॉब्लम है। ये दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे वो एक प्रॉब्लम है। जनरली तो आप इनको नहीं देख पाओगे, जनरली आप इन डीएनए सीक्वेंसेस को नहीं देख पाओगे, इन पर्टिकुलर बैंड्स को नहीं देख पाओगे, इन सीक्वेंसेस को या इन फ्रैगमेंट्स को नहीं देख पाओगे। इसीलिए इनको हाइब्रिडाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? हाइब्रिडाइज। हाइब्रिडाइज का मतलब है इसके साथ कुछ ऐड किया जाता है। बेटा ये डीएनए सेगमेंट है, ओके, इसके साथ अगर मैं ऐड करूंगा एक जिसको बोलेंगे रेडियो लेबल्ड प्रोब, शॉर्ट सीक्वेंसेस, दोज आर कॉल्ड एज प्रोब्स। ये सारी बातें डिस्कस होती हैं इन बायोटेक्नोलॉजी, सारी बातें, एक एक पॉइंट, राइट? तो यहां पर हम वक्त की कैद की वजह से इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे। सो शॉर्ट सीक्वेंसेस जिनको हम प्रोब्स बोलते हैं, ओके, वो हम इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि वो जब फॉर एग्जाम्पल प्रोब्स हम इसमें डालेंगे तो जो नॉर्मल जो डीएनए सेगमेंट है, जो VNTR है, वो इसके साथ हाइब्रिडाइज करेगा। तो एक वाला सेगमेंट जो है वो नॉर्मल VNTR है, दूसरा हमारा जो प्रोब है वो इसके साथ ऐड हुआ है। पर प्रोब ऐड करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये जो प्रोब है ना बेटा, ये यूजुअली हम लाते हैं रेडियो लेबल्ड। क्या लाते हैं? रेडियो लेबल्ड। अब ये लेबल्ड जो है इसका मतलब दिस कैन बी नाउ स्टडीड अंडर द एक्सरे या फिर फॉर एग्जांपल दूसरे कुछ तरीके हैं। ओके, सो हाइब्रिडाइज्ड आई कैन से जो सीक्वेंसेस या VNTRs है उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जाएगा। सो कहने का मतलब पहले आपने आइसोलेशन किया, फिर आपने डीएनए को काटा इनटू शॉर्ट फ्रेगमेंट्स, फिर उन फ्रेगमेंट्स को अलग किया बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद आपने नाइट्रोसेलुलोज पे इसको ट्रांसफर किया और उसके बाद आपने इसको हाइब्रिडाइज किया बाय रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब्स एंड फाइनली आप इसको डिटेक्ट करेंगे, ओके, बाय यूजिंग एक्सरेज और एनीथिंग एल्स। ओके, सो आपने ये डिटेल में तो पढ़ा होगा कि हम कैसे ये करते हैं। इवन आपने PCR पढ़ा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा, उसके बाद कैसे विजिबल बन जाएगा। ओके, तो उसके लिए आपने और कुछ टेक्निक्स यूज कर ली। लेकिन कहने का मतलब है ये कहां कहां पर यूज करना है। अब ये जो प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो तो क्लियर हो गया हमारे पास। तो अब करना क्या है, कहां पर होगा? सो सबसे पहले यही जो मैंने कहा कि अगर कहीं पर कत्ल हो गया, फिर आप सोचते हो कि ये जो फॉर एग्जांपल नाखूनों में खून लगा था मकतूल के, यानी जो मर्डर हुआ था, ओके, वो जो मर चुका था बेचारा, उसके नाखूनों पे जो कातिल का खून लगा था या उसके हाथों में जो उसके बाल आए थे, ओके, उससे पता चलेगा। जो सस्पेक्ट लाया जाएगा, सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2 जिन पे शक है उनको लाया जाएगा। वो जो सैंपल हमने वहां से कलेक्ट किया उसका डीएनए हमने निकाला तो ये बैंड बन गया। अब आपके पास सस्पेक्ट ए है और सस्पेक्ट बी है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम जो है आपके एनसीईआरटी से ली गई है। सो हमारे पास दो सस्पेक्ट्स हैं, इन दो सस्पेक्ट्स का इसका डीएनए निकाला गया तो ये वाले बैंड्स बन गए, इसका बी का निकाला गया ये डीएनए तो इसके बैंड्स ये बन गए। तो आप देखो कौन सा वाला मैच हो रहा है, तो आपको मालूम है कि ये जो बी है ना, बी का यहां पर मैच हो रहा है। ये देखो इसका VNTR ये आपस में बिल्कुल मैच हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा इसी का डीएनए है। समझ आया? नहीं आया समझ? दोबारा सुनो। मैंने कहा मैंने
जाए वारदात पर जाकर मैंने सबसे पहले कलेक्ट किया सैंपल। उस सैंपल का जो मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया, ओके, आइसोलेट किया, बाकी चीजें किया, ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया, फाइनली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद मुझे ये वाला पैटर्न मिला, ठीक है ना। अब दो सस्पेक्ट्स है, दो ऐसे लोग हैं जिन पर मैं शक कर सकता हूं। एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, ओके। इन पर शक हो रहा है क्योंकि एक तो मकतूल का जो मर चुका है उसका नौकर था, दूसरा जो है उसके साथ इसकी प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही थी। सो इसका मतलब मैंने दोनों सस्पेक्ट्स को लाया और दोनों सस्पेक्ट्स का इसका ब्लड सैंपल लिया, इसका ब्लड सैंपल लिया, इसका डीएनए निकाला, इसका भी डीएनए निकाला, अलग अलग प्रोसेस कर रहा हूं मैं। और इसके डीएनए का मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाकी सारी चीजें, और उसके बाद जो पैटर्न मिला वो ये है। और जो सस्पेक्ट बी था उसका जो पैटर्न बन गया डीएनए, उसके डीएनए का वीएनटीआर का पैटर्न वो ये बन गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। और अगर हम देखेंगे ना इनके बैंड्स किस किस के मिलते हैं, ए और ये जो फॉर एग्जांपल कातिल जो फॉर एग्जांपल जाए वारदात सामने सैंपल आया था उसका सस्पेक्ट बी के साथ हूबहू मिलता है बैंड्स। इसका मतलब ज्यादातर चांसेस हैं कि बी ही कातिल है। समझ आया। दूसरा, अब फॉर एग्जाम्पल आप एक और सिचुएशन लीजिए, सिचुएशन नंबर 2 है फॉर एग्जाम्पल कि ये है जिसको बोलेंगे चाइल्ड, ये है बेटा चाइल्ड, और ये है सस्पेक्टेड पेरेंट ए, ये है सस्पेक्टेड पेरेंट बी। ये चाइल्ड की जो मदर है वो शक कर रही है पर्सन बी पे, या वो बता रही है कि पर्सन बी इज द फादर ऑफ चाइल्ड, जबकि जो पर्सन ए है ही इज द लीगल फादर ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि उसके साथ ये जो चाइल्ड के मदर की शादी हो गई है। समझ आया। फॉर एग्जाम्पल ये जो ए है ना, ये फॉर्मली या जिसको बोलेंगे लीगली फादर ऑफ द चाइल्ड ए है, राइट। बट मदर कहती है कि ये इसका असली बाप नहीं है, बायोलॉजिकल फादर नहीं है, बायोलॉजिकल फादर बी है, ओके। अब दोनों में से दोनों जो परेशान है, ए कह रहा है नहीं मैं ही बाप हूं, बी कह रहा है नहीं मैं नहीं हूं, लेकिन मां कह रही है नहीं यही है, ओके। अब क्या करेंगे, इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। हमने इस बच्चे का ब्लड सैंपल लिया, उसका डीएनए निकाला, डीएनए निकालने के बाद उसके वीएनटीआरस निकाले, वीएनटीआरस का हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया और उसके बाद ये पैटर्न बन गया। फिर जब इसका लीगल फादर उसका डीएनए पैटर्न निकाला तो वो ये बन गया, मैच नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसका फादर कौन है, बी है। सो पेरेंटल डिस्प्यूट, या फादर कौन है, बच्चे का असली फादर कौन है, वो डिस्प्यूट, ओके। या इसका ये डिस्प्यूट कि फॉर एग्जांपल कहीं पर ये चीज हो गई है कि मर्डर हो गया है, तो वो मैंने पहले भी आपको बता दिया। या ये भी है कि कोई बहुत साल बाद आ गया, ओके, 10 साल 20 साल बाद आ गया और कह रहा है कि फलानी जो शख्स है वो मेरा कजन है, ओके, सो उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी हड़प की थी, मैं माइग्रेट किया था वगैरह किया था। सो उसके बाद यहां पर भी आप डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करोगे, ये जो प्रोबेबल उसका कजन है और जो वहां से आया था बंदा, इन दोनों का डीएनए मैच करो। अगर मैच हो रहा है, वीएनटीआर मैच हो रहे हैं, मैक्सिमम वीएनटीआर मैच हो रहे हैं, बैंड्स मैच हो रहे हैं, तो बेटा इनके आपस में क्या है, रिलेशन। तो इसका मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहां कहां यूज करते हैं वो मैंने आपको समझा लिया। क्या प्रोसेस है इसके पीछे, हाँ बहुत सारी प्रोसेस ऐसी हैं जिनके मैं डिटेल में इसलिए नहीं गया क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी में हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ओके। सो इसका मतलब ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमें इसके बारे में याद रखनी है, ओके। सेकंड टॉपिक आज के लिए, ओके, द सेकंड टॉपिक इज जिसको हम बोलेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। व्हाट इज जीनोम, इससे पहले भी ये बात आई मगर मैंने उस वक्त आपको जल्दी जल्दी में ये याद रखने की बात की थी कि जीनोम का मतलब डीएनए होता है। यहां पर फिर से यही सवाल आ गया, घूम फिर के ये सवाल दोबारा आ गया कि जीनोम क्या है। जीनोम है एक कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आपकी एक सेल में टोटल जो डीएनए है ना, ये आपका जीनोम है। इस जीनोम में आपका कोडिंग भी होगा, कोडिंग रीजन दैट इज द जीन्स जो कोड करते हैं फॉर प्रोटीन्स, नॉन कोडिंग भी होगा, ओके। सो फॉर एग्जांपल आपके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, राइट, ओके। इन 46 क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ओके। टोटल जो जेनेटिक मटेरियल आपका एक सेल के अंदर है वो है आपका जीनोम। मगर ये जीनोम क्या है और क्यों हमारे यहां पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम से क्वेश्चन आया, ओके। ये क्यों है, क्योंकि बेटा 1990 में कुछ लोग आ गए, बोला कि हम एक ह्यूमन बीइंग का जीनोम जो है उसको डिकोड करेंगे। एक इंसान की सेल का जो जीनोम है, टोटल जीनोम, उसको सीक्वेंस करेंगे,
ठीक है ना, उसको प्रॉपर सीक्वेंस करेंगे। सीक्वेंस करने का मतलब है उसकी सीक्वेंसिंग फाइंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इससे पहले आपने जो पिछले वीडियोस थे उसमें आपने एक बीमारी पढ़ी, दैट वाज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आपने पढ़ा होगा कि बेटा यहां पर जी है, ए है, जी है, और उसके बाद यहां जी की जवाब में सी है, ए के जवाब में टी है, और यहां पर सी है। सो ये है सीक्वेंस ऑफ द पर्टिकुलर जीन। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस बनता था, GAG, राइट। फिर मैंने कहा था ये जो GAG है बेटा, जब ये mRNA बनाएगा तो ये mRNA बनाएगा GUG बनाएगा ना, GUG। ओके, सो क्योंकि यहां पर C की जगह पर आएगा G, ओके, एंड टी की जगह पर आएगा, सॉरी, ए, हाँ, इसकी जगह आएगा ए, और सी की जगह पर आएगा जी। सो ये मेरे पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया है, मैं इस डिटेल में वापस नहीं, मैं भटकना नहीं चाहता हूं, ओके, इसलिए प्लीज वो वीडियो दोबारा देखो। सो ये GAG जो बनता था, मैंने कहा था इट कोड्स फॉर व्हाट, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, ठीक है ना। मैंने ग्लूटामिक एसिड बोला था या ग्लूटामेट बोला था, इट कोड्स फॉर ग्लूटामेट। और उसके बाद मैंने कहा था बेटा यहां पर एक गड़बड़ हो जाती है कि यहां पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है, ए की जगह पर टी आता है, टी की जगह पर ए आता है, कोडॉन भी बदल गया, ये GAG से GUG बन गया, एंड इट नाउ कोड्स फॉर वैलिन। पर ये सारी कहानी समझाने का मेरा मकसद क्या है इस वक्त, मुझे ये कहानी समझानी नहीं है, ये पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ा गया। मुझे समझाना है आपको, अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं हुआ होता, मुझे कैसे पता होगा यहाँ GAG है, मुझे कैसे पता होता कि GUG कोड्स फॉर वैलिन, मुझे कैसे पता चलता कि GAG इज देयर, मुझे कैसे पता चलता उससे पहले वाला कोडॉन क्या है, मुझे कैसे पता चलता उससे पहले वाला ट्रिपलेट कोडॉन सीक्वेंस क्या है, मुझे नहीं पता चलता। इसीलिए ये सारी चीजों की जड़ जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये इरादा किया गया कि हम इस इंसान का, एक पर्टिकुलर इंसान का एक सेल निकालेंगे, उसका जीनोम निकालेंगे, पूरा जीनोम, और उस पूरे जीनोम का सीक्वेंस देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है, ओके। सो जीनोम जो वर्ड है ना, जीनोम itself was given in 1920 by Hans Winkler। इसने ये टर्म जीनोम दिया था, ठीक है ना, ओके। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में लॉन्च हुआ, ओके। सो इट वाज लॉन्च्ड इन 1990, ओके। इसको बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट। नाउ ये मैंने क्यों लिखा है इसको कहते थे मेगा प्रोजेक्ट, इसको मैंने डेलिबरेटली यहां लिखा भी सो दैट मेरे दिमाग से ना निकल जाए। मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में, व्हाई वाज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट, राइट। तो आप क्या कहेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे पहले जो न्यूक्लियोटाइड्स को सीक्वेंस करना था, ओके, उसमें खर्चा बहुत आ सकता था, क्योंकि एस्टिमेट किया गया कि एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को डिकोड करने के लिए या उसको सीक्वेंस करने के लिए खर्चा आएगा $3 का, ओके, $3 का। अभी मैं थोड़ी देर में वो समझाऊंगा, ठीक है ना। इसका मतलब टोटल जो खर्चा था वो $9 बिलियन एस्टिमेट किया जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट में $9 बिलियन का खर्चा आएगा। हो गया मेगा प्रोजेक्ट। दूसरा, इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने आपस में मिल बांट के ये काम किया। बहुत सारी कंट्रीज के जो साइंटिस्ट थे, जो टेक्नीशियंस थे, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग थे, उन्होंने उसमें साथ दिया या उन्होंने मिल बांट के ये प्रोजेक्ट किया। तो मल्टीनेशनल एक प्रोजेक्ट था ये, तो ये मेगा प्रोजेक्ट बन गया। थर्ड रीजन ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग गया। 13 साल लंबा ये प्रोजेक्ट था, 13 ईयर लॉन्ग, ठीक है ना, 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट। बहुत ज्यादा इसमें कॉस्ट लगने वाला था, $9 बिलियन। बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, ओके। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज सेड टू हैव अप्रॉक्सिमेटली 10 रेज़ पावर, अगेन यहां पर मैं इसको ठीक करना चाहूंगा, 10 रेज़ पावर 9, 3 into 10 raised power 9 base pairs, okay, and if the cost of sequencing is required $3 यूनाइटेड स्टेट्स के जो करेंसी है, अमेरिका जो करेंसी है $, ओके। सो यो अगर $3 लगते एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए, तो टोटल कॉस्ट जो एस्टिमेटेड था वो $9 बिलियन था। क्या था? $9 बिलियन। अभी मैं थोड़ी देर में समझा रहा था आपको। नाउ दूसरा,
अगर जितना भी एक ह्यूमन के एक सेल से निकाला गया जीनोम है, उसको सीक्वेंस करने के बाद जो नॉलेज मिलेगी, जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहां से एक इंसान के एक सेल से जो जीनोम निकाला जाएगा, उसकी सीक्वेंसिंग का जो इंफॉर्मेशन है, अगर मैं टाइप्ड फॉर्म में लिखूंगा, मैं सोचूंगा मैं टाइप करूंगा, फिर पेज प्रिंट आउट निकालूंगा, राइट, सो बुक बनाऊंगा। सो अगर मैं हजार पेज की एक एक बुक बनाऊं और हर एक पेज पर 1000 लेटर्स होंगे, 1000 पेज वाली बुक, हर पेज पे 1000 लेटर्स, ऐसी 3300 बुक्स की जरूरत थी ताकि इस सारी इंफॉर्मेशन को लिखा जा पाता। सो इसका मतलब इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंस वर टू बी स्टोर्ड इन द टाइप्ड फॉर्म, ओके, सो अगर एक एक बुक के आप 1000 पेज बनाएंगे और हर एक पेज पे 1000 लेटर्स होंगे, ओके, तो आपको 3300 बुक्स की जरूरत पड़ेगी इतनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इसका मतलब इतनी इंफॉर्मेशन जिससे मिले वो तो हो गया ही मेगा प्रोजेक्ट। सो नाउ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 साल लंबा प्रोजेक्ट था, 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट। इसमें जो सबसे पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का ये प्रोजेक्ट था बेसिकली, और उसके बाद इसमें जो दूसरा एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, दैट वाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। दो डिपार्टमेंट्स, ओके, या दो पर्टिकुलरली एंटिटीज, दो बॉडीज इसमें इन्वॉल्व थी। सबसे पहले जो बॉडी इन्वॉल्व थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और दूसरी इसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ये पहले तो इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद ड्यूरिंग अर्ली इयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट यहां पर यूके का, यूनाइटेड किंगडम का वेलकम ट्रस्ट इसका एक मेजर पार्टनर बन गया, यानी वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम बिकेम द मेजर पार्टनर ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन द अर्ली इयर्स। उसके बाद बाकी कंट्रीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, जापान था, फ्रांस था, जर्मनी था, इन्होंने इसमें पूरी तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने टेक्नीशियंस भेजे, अपने साइंटिस्ट भेजे, ओके। सो प्रोजेक्ट जो था ये कंप्लीट होना था 2003 में। 2003 में इसका पहला ड्राफ्ट बन गया, उसके बाद 2005 में ड्राफ्ट बन गया। सो 2006 तक कुछ चीजें रह गई थी पेंडिंग, वो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, ओके। क्रोमोसोम्स को डिकोड किया गया, सीक्वेंस किया गया, हर क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए उसको निकाला गया, सीक्वेंस किया गया, सीक्वेंस करने के बाद ये छपा अप टू 2003। मगर एक क्रोमोसोम रह गया, एक क्रोमोसोम जो बहुत बड़ा क्रोमोसोम था वो रह गया, उसकी सीक्वेंसिंग बहुत देर तक चली, वो था क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1 इज कॉल्ड एज, ये इसे कहते हैं लार्जेस्ट क्रोमोसोम है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स है। अगर ह्यूमन जीनोम के क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, ह्यूमन क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, ह्यूमन क्रोमोसोम जो 23 पेयर्स है उनमें से पहला वाला क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा है। उसमें कितने जीन्स हैं वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। क्रोमोसोम नंबर 1 ये लास्ट क्रोमोसोम था जो जिसको कोड किया गया या डिकोड किया गया, सीक्वेंस किया गया। ये मई 2006 में डिकोड किया गया, यानी लास्ट वाला क्रोमोसोम जो जिसको सीक्वेंस किया गया वो क्रोमोसोम नंबर 1 था, वो मई 2006 में सीक्वेंस करके कंप्लीट हो गया। समझ आया? ओके। मैंने अच्छा यहां पर आपको यह बात बता दूं, ये सिर्फ ह्यूमंस के बारे में तशवीश नहीं थी कि ह्यूमन का जीनोम निकालना चाहिए, फिर इसको सीक्वेंस करना चाहिए, फिर देखेंगे इसमें जीन्स कितने हैं, कौन कौन सा जीन है, कितने जीन्स टोटल हैं। असल में गोल यही था ना, ओके। मगर सिर्फ ह्यूमन जीनोम के साथ ये नहीं हुआ, इससे पहले कुछ और का भी सीक्वेंस किया गया था। किसका किया गया था बेटा? नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, ओके, सिनोरैप्टिडाइटिस एलिजेंस जो था ये एक पर्टिकुलरली राउंड वर्म है, ओके, इसका भी सीक्वेंस किया गया था जीनोम। ड्रोसोफिला का जीनोम सीक्वेंस किया गया, कुछ प्लांट्स का जैसे राइस प्लांट का किया गया, कुछ और प्लांट्स का किया गया, इन सब ऑर्गेनिजम्स का जीनोम कोड किया गया, सीक्वेंस किया गया, ओके। सो इनका सीक्वेंस किया गया था जीनोम, उसके बाद ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया गया, ओके। नाउ अगर देखेंगे इसमें दो मेथड्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं या किए गए? ओके, दो तरह से हम कर सकते हैं ह्यूमन का सीक्वेंसिंग, इसका जीनोम का, ह्यूमन के जीनोम का सीक्वेंसिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, एक को बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स और दूसरे प्रोसेस को बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्या है? से फॉर एग्जांपल आपके पास डीएनए है, आपने एक डीएनए सेगमेंट का या एक जीन का आपने देखा कि इसने जब एमआरएनए बना लिया या जब इसने आरएनएस बना लिए, आरएनएस बनाने के बाद आपको पता चला इसका फंक्शन क्या है, तो पहले आपने इसका फंक्शन देखा, उसके बाद इसको सीक्वेंस किया।
पहले फंक्शन पता किया, कैसे इसने आरएनए बनाया तो मुझे फंक्शन पता चला, उसके बाद मैंने इसको सीक्वेंस किया। सो इट इज फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनएज, एज आरएनए जो एक्सप्रेस हो जाएंगे सारे जीन्स, फिर उनको सीक्वेंस करना, ये पहला मेथड। दूसरा था जिसमें आप सिंपली पहले सीक्वेंस करते हो द होल सेट ऑफ जीनोम, पूरे जीनोम को पहले आप सीक्वेंस करोगे, राइट। सीक्वेंस करने के बाद इसकी जो सीक्वेंसिंग न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की सीक्वेंस देखोगे, वो टोटल सीक्वेंस देखने के बाद इसके जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं उनको उनके फंक्शन के हिसाब से सॉर्ट करोगे। पहले सीक्वेंसिंग, फिर इनकी फंक्शंस के हिसाब से इनको सॉर्ट करोगे कि कौन सा सेगमेंट कौन सा फंक्शन कर रहा है। पहले वाले केस में क्या कर रहे थे, पहले आप इसकी फंक्शन देख रहे थे एज आरएनए, ओके, आरएनए बनाया, फिर आगे फंक्शन क्या हुआ, तो पहले फंक्शन देखी, फिर आपने सीक्वेंस किया। दूसरे केस में क्या किया, पहले आपने शाबाश इसको सीक्वेंस किया, फर्स्ट टू एंड आपने पहले इसको सीक्वेंस किया पूरा का पूरा, नॉन कोडिंग डीएनए, कोडिंग डीएनए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट, पूरा पहले सीक्वेंस निकाला, फिर आपने शॉर्ट शॉर्ट सेगमेंट्स का क्या देखा, फंक्शन। ओके, नाउ इतना जीनोम या डीएनए को सीक्वेंस करना, ऑब्वियसली हमें डीएनए दिखता ही नहीं है, डीएनए नहीं दिखता तो हमें न्यूक्लियोटाइड कैसे दिखेगा, हमें डेलिबरेटली इसमें, हमें डेफिनेटली इसमें कुछ मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो ऑटोमेटेड कुछ मशीन्स थी उनका इसमें यूज किया गया, ओके, जैसे डीएनए फ्रेगमेंट्स जिनको सीक्वेंस किया गया उसमें जो फॉर एग्जांपल ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स को यूज किया गया, ऑटोमेटेड जो ऑटोमेटिक अंदाज में काम करते हैं, ओके, डीएनए सीक्वेंसर से डीएनए को सीक्वेंस करते, पता करते हैं कि पहला ये न्यूक्लियोटाइड कौन है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड कौन है, तीसरा कौन है, तो मशीन्स थी। मगर इन मशीन्स को जो फंक्शन दिया गया था, यानी जो भी मशीन काम करेगी ना किसी प्रिंसिपल पे काम करेगी, मोटर किसी प्रिंसिपल पे काम करता है, या फॉर एग्जांपल कोई और चीज है, आपके पास कोई और मशीन है वो किसी प्रिंसिपल पे काम करती है, कैमरा जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है किसी प्रिंसिपल पे काम करता है ना। सो ये जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स मशीन्स थे, ये किस आधार पे काम करते थे, किस प्रिंसिपल पे काम करते थे, ये उसी प्रिंसिपल पे काम करते थे जो डिवाइस किया गया था, जो डिजाइन किया था फ्रेडरिक सेंगर ने, यानी ये प्रिंसिपल इस मशीन का जो सेट किया था फ्रेडरिक सेंगर ने किया था कि किस तरह से हम सीक्वेंसिंग निकाल पाएंगे, उसी प्रिंसिपल पे ये मशीन काम करती थी। फ्रेडरिक सेंगर जो था, फ्रेडरिक सेंगर वही साइंटिस्ट है जिसने प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस भी निकाला था, यानी ये वही साइंटिस्ट है जिसने प्रोटीन्स का जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है उसको डिकोड किया था। ठीक है, ओके। नाउ इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या इससे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, उसका जवाब आपको मिल गया। नंबर सेकंड, आपको ये मिल सकता है कि फॉर एग्जांपल ये कितने साल चला ये प्रोजेक्ट, 13 ईयर लॉन्ग। अच्छा, ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको फॉर एग्जांपल, कभी कभी कोई ट्रिकी क्वेश्चन मिलता है, जैसे कौन सा क्रोमोसोम था जो सबसे लास्ट में ये सीक्वेंस किया गया, तो वो क्रोमोसोम नंबर 1 था, है ना। अब यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मकसद क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इतना सारा खर्चा, $9 बिलियन एज एस्टिमेटेड, इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी, मकसद क्या था, मकसद यह था आइडेंटिफाई ऑल अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स। ह्यूमन जीनोम में जो एस्टिमेटेड, जो अप्रोक्सीमेटली 20,000 से 25,000 के जीन्स है उनको डिकोड किया जाए, उनको निकाला जाए, यानी उनको फॉर एग्जांपल उनकी सीक्वेंसिंग की जाए, पहला मकसद। दूसरा मकसद, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स, राइट, 3 बिलियन जो केमिकल बेस पेयर्स है टोटल, ओके, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स, उनको सीक्वेंस किया जाए, ये देखा जाए कि पहला न्यूक्लियोटाइड कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, इनकी सीक्वेंसिंग निकाली जाए। ठीक है ना, ओके। नाउ स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस, ऑब्वियसली इसके लिए तो बेटा तब तक उतना ज्यादा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है उतना ज्यादा नहीं था एडवांस्ड, तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए, यानी बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो बनाए गए इसी प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें क्या किया गया, स्टोर किया गया इंफॉर्मेशन को, जो इतनी सारी सीक्वेंसेस से या इतनी सारी जो बेस पेयर से निकाला गया, इतनी सारी बेस पेयर से निकलने वाली इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डेटाबेस चाहिए, उसके लिए अच्छे खासे प्रोग्राम्स चाहिए, तो उन कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डिवाइस करना था, बनाना था। तो ये एक ही प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था, मेगा प्रोजेक्ट यूं ही इसको नहीं बोलते, मेगा प्रोजेक्ट इसलिए भी था क्योंकि आप नए नए प्रोग्राम्स बना रहे थे कंप्यूटर में, सो दैट आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाए। खैर, एक और मकसद क्या था, इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस,
अभी मैंने कहा सॉफ्टवेयर टूल्स आप इतने अपडेट करने चाहिए ना, ताकि आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करो, इतने सारे डेटा को एनालाइज करो ना। उसका एक और मकसद भी था, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक और मकसद भी था, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। जहां पर आपको चाहिए आप इंडस्ट्री को ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकोगे। बेटा आजकल जो इंसुलिन है ना, वो कहां से बनता है? इंडस्ट्री से ही तो बनता है। पहले कहां बना? लैब में बना। उसके बाद क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रियल लेवल पे बनता है आपका इंसुलिन। मगर कैसे बना? पहले जब आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया था, पता था इसके लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है, उसकी सीक्वेंसिंग क्या है। तो ये सारा मकसद था इस सब का। अच्छा, इसके अलावा अगर इसमें कुछ एथिकल इश्यूज हों, अगर इसमें कुछ लीगल इश्यूज हों, डीएनए को जानने, डीएनए को यूज करने, डीएनए के इस सीक्वेंसेस को यूज करने में अगर कोई एथिकल इशू हो जाए, कोई लीगल इशू हो जाए या कोई सोशल इशू हो जाए, उसके साथ कैसे डील करना है, वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था या मकसद था। ठीक है, आगे बढ़ो। नाउ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका लास्ट वाला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द सेलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम में क्या क्या खास बातें जो हमें याद रखनी है। सबसे पहली बात, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। ये नंबर इंपॉर्टेंट है। हम यूजुअली बोलते हैं 3 बिलियन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखो 3 बिलियन, डरो मत, 3 बिलियन लिख सकते हैं। मगर कभी कभी एग्जामिनर आपको परेशान करना चाहता है, या जरूरी नहीं कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए इसको याद करो। हो सकता है आपने नीट दिया, वहां पर एग्जामिनर ने पूछा ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर्स हैं। ओके, फिर उसने दिया था एक ऑप्शन 3164.7 मिलियन, फिर उसने दिया था 3064.7 मिलियन। ओके, सो इसके आसपास कुछ नंबर होंगे, तो ये नंबर इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये नंबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में ये नंबर डायरेक्टली लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है नंबर, इसलिए आप याद रखो, वरना हम राउंड फिगर में 3 बिलियन बोल सकते हैं, कोई नहीं मारेगा उसके लिए। ओके, नाउ द एवरेज जीन कॉन्सिस्ट ऑफ, एक जो पर्टिकुलर जीन होता है वो कितना लंबा होता है। ये तो पता चला कि पूरा जीनोम कितना लंबा है, 3 बिलियन पेयर्स, बेस पेयर्स, राइट। पर 3 बिलियन बेस पेयर्स में से एक पर्टिकुलर जीन को निकालो रैंडमली, ये कितना लंबा होता है। एवरेज में देखा गया कि एक जीन की टोटल लंबाई होती है 3000 बेसेस, राइट। बट ये साइज वैरी होता है, जरूरी नहीं कि हर कोई जीन 3000 बेस पेयर्स हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, देयर वाज अ जीन कॉल्ड एज डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन एक जीन है जिसकी में अगर गड़बड़ हो जाए तो डशने बेकर मसल डिस्ट्रॉफी होता है। ओके, एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। ओके, सो वो डिस्ट्रोफिन जीन जो है वो लॉन्गेस्ट जीन ऑफ द ह्यूमन जीनोम है। अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन जीनोम का लॉन्गेस्ट जीन कौन है, तो यूजुअली आप क्या बोलोगे? डिस्ट्रोफिन, क्योंकि मैंने तो पहले वही बताया। ओके, सो डिस्ट्रोफिन जीन की लेंथ क्या होती है? 2.4 मिलियन बेसेस। 2.4 मिलियन बेसेस एक जीन, कौन सा? डिस्ट्रोफिन, लॉन्गेस्ट जीन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। नाउ स्मॉलेस्ट जीन अगर देखा जाए तो बेटा SRY जीन। बेटा अगर आपने याद रखा होगा, मैंने जब सेक्स डोमिनेशन पढ़ाया था उसमें मैंने X पढ़ाया था, X क्रोमोसोम, एंड उसमें मैंने Y क्रोमोसोम पढ़ाया था। मैंने कहा था Y क्रोमोसोम के ऊपर 231 जीन्स होते हैं, और मैंने कहा था उनमें से एक जीन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स SRY, दैट इज सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y, और वो होता है हमारा स्मॉलेस्ट जीन। ओके, स्मॉलेस्ट जीन ऑफ Y क्रोमोसोम। ह्यूमन जीनोम में सबसे छोटा जीन SRY, सबसे लंबा जीन दैट इज द डिस्ट्रोफिन। ओके, टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो एस्टिमेटेड 30,000 है। ओके, यानी जो टोटल जीन्स देखे गए थे इसमें एस्टिमेटेड 30,000, राइट। मगर इससे पहले अंदाजा क्या लगाया जाता था? अंदाजा लगाया जाता था कि 80,000 से 1,40,000 जीन्स तक हो सकते हैं ह्यूमन जीनोम में। गलत साबित हुआ, 30,000 जीन्स है। ओके, almost all 99.9% of the nucleotide bases are same in all people। मैंने अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो मैं यही बात कह रहा था। मैं कह रहा था कि अगर दो रैंडम लोगों को निकाला जाए, फॉर एग्जांपल मैंने पहले एग्जांपल भी दिया, आपके जूलॉजी सर को, आपके केमिस्ट्री सर को, किसी भी सर को उठा के लाओ, उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लो और किसी दूसरे का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लो, मैच करो, 99.9% सेम होगा। मगर कौन?
जो बल्क डीएनए है बाकी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हम करते हैं यूजुअली, जो मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया, मैं दोबारा इसको बताऊंगा क्योंकि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। मैंने कहा था दो लोगों का अगर डीएनए मैच करेंगे तो अगर रैंडम लोग हैं 99.9% सेम होगा, मगर जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज प्रोसेस पढ़ते हैं वहां पर हम टोटल जीनोम को कंपेयर नहीं करते, वहां हम सिर्फ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस यानी वीएनटीआर को कंपेयर करते हैं जो मैच सब में नहीं होता। 100% अगर मैच होगा तो हो सकता है किन में, हाँ मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, आइडेंटिकल ट्विंस में। आइडेंटिकल ट्विंस में जो वीएनटीआर हैं वो भी मैच होते हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों में, इवन भाई बहनों में, इवन 100% वीएनटीआर सेम नहीं होंगे। आगे बढ़ो। Functions are unknown for even over 50% of the discovered genes। बेटा अभी भी हमें 50% से ज्यादा जीन्स जो ह्यूमन जीनोम में डिस्कवर किए गए उनका फंक्शन नहीं पता। ये एनसीईआरटी कह रही है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको यहां छापा है। ओके नाउ अब जितने भी जीन्स आप निकालेंगे ना, ह्यूमन जीनोम में जितने भी जीन्स देखे गए उनमें से सिर्फ 2% है या उससे भी कम, लेस देन 2% ऑफ जीनोम जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। लेस देन 2% ऑफ द टोटल जीन्स जिनको डिस्कवर किया गया था। आगे बढ़ो। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीन। ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले ही बताया ना, इतना रिपीटेड सीक्वेंसेस जो है वो लार्जर कंटेंट ऑफ द ह्यूमन जीनोम बनाता है। ओके उसमें सैटेलाइट डीएनए उनको बोलते हैं, ये मैं इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। नाउ क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन्स। सबसे ज्यादा जीन्स किस में है? क्रोमोसोम 1 पे। जब हम जनरली पढ़ाते हैं ना क्रोमोसोम 1 पे कितने जीन्स हैं, हम बोलते हैं मोर देन 2000। क्या बोलते हैं? मोर देन 2000 जीन्स आर ऑन द क्रोमोसोम नंबर 1। लेकिन जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बताते हैं या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपको प्रॉपर नंबर याद रखना है 2968। सो सबसे ज्यादा जीन्स अगर मौजूद हैं तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2968 जीन्स, और अगर सबसे कम किसी के पास जीन्स हैं वो वाई पे हैं। कितने? 231 जीन्स। सो लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स, लोवेस्ट नंबर ऑफ जीन्स। आगे बढ़ो। अब लास्ट वाला टॉपिक जो शांति के साथ हम पढ़ेंगे, ओके दैट इज द शाबाश पेडिग्री एनालिसिस। अभी पेडिग्री एनालिसिस क्या है? पेडिग्री एनालिसिस में मान लो मेरे पास कोई शख्स आया, ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आप एक जो ह्यूमन ट्रेट है लाइक ब्लू आई किसी के पास है, तो आप इसका बता दीजिए इसके कितने % बच्चों में ये ट्रांसमिट होगा वगैरह। तो मेंडल जैसा क्रॉस बना लो। तो मेंडल जैसा क्रॉस तो बन नहीं सकता। अगर मैं देखना चाहता हूं इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ टॉलनेस इन द पी प्लांट्स, मैं यूं निकाल सकता हूं। ओके इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकता हूं। मुझे 1 साल या 2 साल में पूरा एक डेटा मिल जाएगा कई सारी जनरेशंस का। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा ही करने को बोलेगा, ह्यूमन के ब्लू आई जो फॉर एग्जांपल किसी की जो ब्लू आई होती है उस ट्रेट को अगर, या फॉर एग्जांपल विडोज पीक जो बालों में होता है ईयर लाइन का, ओके, या फॉर एग्जांपल ईयर जो पिन्ना का पैटर्न है, या कोई डिजीज मान लो, ओके फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली जेनेटिक दिस डायबिटीज, कोई मुझे बोलेगा इसका ऐसा ही पैटर्न निकालो, तो क्या मैं उसकी शादी का वेट करूंगा? उस शख्स की शादी हो जाएगी, फिर उसके बच्चे हो जाएंगे। कितने बच्चे डिजीज हैं, कितने बच्चे नॉर्मल है, फिर उनकी शादी हो जाएगी, फिर उसमें कितने बच्चे होंगे? बेटा इसमें सदियां बीतेंगी और फिर भी मैं सिर्फ 2 या 3 जनरेशन को हाईएस्ट स्टडी कर सकता हूं अगर मेरी एज इतनी ज्यादा भी होगी। समझ आया? यानी अगर मैं ज्यादा साल भी जीऊंगा ना दुनिया में, तभी मैं 2 जनरेशन या 3 जनरेशन से ज्यादा आगे नहीं जा पाऊंगा। इसीलिए एक इजी सा एक टेक्निक है, हम इसमें फैमिली ट्री बनाते हैं। हाँ जी, क्या है जी? आपको डायबिटीज है, कौन सा वाला? आपको डायबिटीज हुआ है जेनेटिक। ओके बताइए फादर को था क्या? नहीं जी फादर को नहीं था। मदर को था क्या? हाँ जी मदर को था। ओके पता चला इसकी मदर को था और इसके फादर को नहीं था। फिर मैं पूछूंगा आपके मदर के साइड में और किसको था? ओके या इसके अगर फॉर एग्जांपल बच्चे होंगे तो मैं पता करूंगा कि इसके बच्चों में किस किस का है। तो मैं एक फैमिली ट्री बनाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिजीज या ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रेट। जो गुजर चुके हैं उनको स्टडी करके या उनके बारे में सुन के रिपोर्ट्स लेकर के कि उनको था कि नहीं था, एक फैमिली ट्री बनाऊंगा और उसके बाद उसी को एनालाइज करूंगा, उसी में इनहेरिटेंस का पैटर्न ढूंढने की कोशिश करूंगा, उसी को पेडिग्री बोलते हैं। सिंपल। सो इट इज फॉर्मेशन ऑफ ए फैमिली ट्री बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर ट्रेट जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं।
ये ट्रेट किस में था? पेरेंट्स में। किस में था? ग्रैंड पेरेंट्स में। कहां पर था? अब चिल्ड्रंस में कहां है और ग्रैंड चिल्ड्रन में कहां है, कहां देखा जाता है। समझ में आया? पर अब मैं इसका नाम लिखूंगा क्या पेशेंट का, फिर इसके दादाजी का नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है। तो फैमिली ट्री अगर मैं बाय नेम बनाऊंगा उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और मैं इसको एक्यूरेटली नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि 3-4 जनरेशन के बाद उसको भी पता नहीं होगा कि मेरी फैमिली में और क्या क्या था, कौन कौन था, नाम क्या था उसका। या आगे वाली जनरेशन जो प्रोबेबली आई होंगी उसमें भी मुझे पता नहीं होगा कि अभी उसका नाम लिखना वगैरह। तो ये बहुत ज्यादा हैक्टिक है, इसलिए इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सिमिलरली जैसे आप फिजिक्स में आप नहीं लिखते हो कि मैंने यहां पर बल्ब लाया और फिर इसको एक और चीज के साथ बैटरी के साथ जोड़ा, फिर मैंने इसको एक स्विच के साथ जोड़ा। आप इसमें सिंबल्स यूज करते हो, बल्ब यूज किया, उसके बाद यहां पर बैटरी यूज कर दी, है ना। आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ते हो ना, तो आपको पता है कि यहां पर हम सिंबल्स यूज करते हैं। और यहां पर जो मैंने फॉर एग्जांपल स्विच लाया उसको मैं की बोलता हूं, उसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। सो बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं, तो बन गया सर्किट डायग्राम। तो यहां पर भी सर्किट डायग्राम की तरह हम बनाएंगे सिंबल्स के आधार पे एक पेडिग्री। देखो, जहां मुझे पेडिग्री में पता करना हो कि किसी में डिजीज है कि नहीं है, पहले मैं इंडिविजुअल को बनाऊंगा, राइट। सो इंडिविजुअल को कैसे बनाएंगे? पेडिग्री में कुछ सिंबल्स यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे? पानी पी लो, रुक के देखो, रिवाइज करके देखो, मगर कॉन्सेप्ट को भूलना मत। पेडिग्री फैमिली ट्री होती है जिसे बनाया जाता है, क्योंकि मेंडल का क्रॉस इंसानों में पॉसिबल नहीं है, मेंडल वाला क्रॉस इंसानों में पॉसिबल है ही नहीं। ओके, सो क्योंकि उसके लिए कई सारी जनरेशन को स्टडी करना है और इंसान तो पी प्लांट है नहीं कि एक साल में कई सारी जनरेशन बन जाएंगी। ओके, नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल पेडिग्री में ऐसा एक सिंबल दिखाया गया, अनशेडेड स्क्वायर, सो इसे माना जाता है मेल। मगर कौन सा वाला मेल? नॉर्मल मेल। कौन सा वाला मेल? नॉर्मल मेल। अगर फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर ही था मगर शेडेड था, इसका मतलब इसको वो वाली जेनेटिक डिजीज हुई है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं। जिस ट्रेट को या जिस डिजीज को मैं स्टडी कर रहा हूं इसके अंदर वो मौजूद है, तो मैं सिंबॉलिकली लिखूंगा डिफेक्टेड मेल। क्या लिखूंगा इसको? डिफेक्टेड मेल। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर ऐसा एक स्क्वायर था जिसका हाफ शेडेड था, तो इसका मतलब बेटा आपने इससे पहले कई सारी बीमारियों में सुना कि देयर कैन बी ए पर्टिकुलर कैरियर, देयर कैन बी ए कैरियर, देयर कैन बी ए कैरियर। ओके, कैरियर का मतलब इस इंसान में ये बीमारी दिखेगी नहीं मगर इसके अंदर छुपी हुई है। अगर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स का देखेंगे ना तो फीमेल्स वेर द कैरियर्स, मगर ऑटोसोमल के लिए मेल्स कैन बी द कैरियर्स, ठीक है ना। ओके, सो इट इज अ कैरियर मेल। बस लास्ट टॉपिक चल रहा है, डरो मत। ओके, नाउ उसके बाद अगर स्क्वायर था, अनशेडेड था, ये नॉर्मल फीमेल है। हर बात को गोल गोल घुमाती कौन है? फीमेल। तो यहां सर्कल फीमेल। ओके, सो नाउ अगर यहां पर दूसरा एक सर्कल होगा, ओके, मगर ये शेडेड होगा, तो इसका बेटा मतलब है कि ये क्या है? डिफेक्टेड फीमेल। डिफेक्टेड फीमेल। ओके, डिफेक्टेड फीमेल। अब अगर यहां पर ऐसा कोई कंडीशन था, हाफ सर्कल इज शेडेड, हाफ इज अनशेडेड, तो मैंने पहले ही कहा ये क्या है? कैरियर फीमेल। कैन द फीमेल बी कैरियर? यस, फीमेल कैन बी कैरियर फॉर ऑटोसोमल डिजीज एंड फीमेल कैन बी कैरियर फॉर एक्स लिंक्ड डिजीज, राइट। तो इसका एक और भी सिंबल है, इसको ऐसे भी बनाते हैं, एक सर्कल और बीच में एक सेंट्रल एक पॉइंट डाला जाता है, तो ये बन गया जो यूजुअली आप मैथ्स में सर्कल दिखाते हो। तो ये जो है ये माना जाता है कैरियर फीमेल। तो कैरियर फीमेल के लिए दो सिंबल्स हैं, ये और ये। ओके, डिपेंड करता है, क्योंकि देखो अगर ऑटोसोमल डिजीज के लिए फीमेल कैरियर होगी तो ये यूज किया जाएगा, अगर ऑटोसोमल डिजीज के लिए मेल कैरियर था इसको यूज किया जाएगा, लेकिन अगर एक्स लिंक्ड डिजीज के लिए फीमेल कैरियर है, लाइक हीमोफीलिया, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, तो ये वाला सिंबल यूज किया जाएगा। क्लियर है ना बेटा? आगे बढ़ो, बहुत ये घास है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ओके, नाउ ये हो गए सिंबल्स। अब एक और सिंबल है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, मगर ये जो है ये सेक्स नॉट डिफाइंड, नाइदर मेल नॉर फीमेल, यानी सेक्स नॉट डिफाइंड, इसको पूरी तरह से अभी डिफाइन नहीं किया गया है किसी कारण। ओके,
किसी कारण सेक्स को यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, ओके, सो इसका मतलब ये सेक्स नॉट डिफाइंड, ओके, पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है, ओके, मेल है कि फीमेल है, ओके, सो इट कैन बी अ पर्टिकुलर नॉर नाइदर मेल नॉर फीमेल, ओके, सो सेक्स नॉट डिफाइंड। मैं इसको ठीक कर लूंगा सो दैट अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके नोट्स प्रॉपर हों। नॉट डिफाइंड, ओके, ये हो गया मेल एंड फीमेल को कैसे बनाते हैं, डिफेक्टेड को कैसे दिखाते हैं, शेडेड हो तो डिफेक्टेड है, अनशेडेड हो तो नॉर्मल है, हाफ शेडेड हो तो कैरियर है, ओके। अब देखो यहां पर एक मेल है और एक फीमेल है, इनके बीच में लाइन ड्रॉ की गई है। लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है, लाइन ड्रॉ करने का मतलब है रिलेशन, रिलेशन का मतलब मैरिज, रिलेशन का मतलब क्या है, मैरिज, ओके। सो ये जो लाइन है ये मैरिज दिखाती है, ये मैरिज दिखाती है। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेल है ये फीमेल है, इनके बीच में दो लाइंस हैं तो क्या हुआ है, शाबाश, क्या हो सकता है इसका मतलब, अगर एक लाइन मैरिज है, दो क्या है, ये दो बार मैरिज नहीं हुई है, ये कॉन्सैंग्विनस मैरिज है, क्या है, कॉन्सैंग्विनस। यहां पर आप देखेंगे ये है कॉन्सैंग्विनस मैरिज, कॉन्सैंग्विनस मैरिज, कॉन्सैंग्विनस का मतलब कजिन मैरिज, जिनके बीच में पहले ही एक रिश्ता था, इनके बीच में पहले ही एक रिश्ता था, ये कजिन्स थे, ओके। सो कजिन्स होने के बाद इन्होंने शादी कर ली, सो दूसरा रिश्ता, ओके, सो दैट इज द पर्टिकुलर डबल लाइन, इट इज कॉन्सैंग्विनस मैरिज एंड वी कैन आल्सो से इट कजिन मैरिज। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो कजिन मैरिज के बाद जिनके चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्रोमोसोमल डिजीज, ये तो खैर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में देखा जाता है, ओके, ये वाली चीजें जो है ना ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए निकाले जाते हैं। इंसान के मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को, उनके इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए पेडिग्री बनाया जाता है, ठीक है। ये वन शॉट वीडियोस है, रिवीजन सीरीज है, वन शॉट भी नहीं बोलेंगे, रिवीजन सीरीज है, इसलिए मैं शॉर्ट में निपटाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जहां पर कॉन्सेप्ट याद ना समझ में ना आए वहां पर आप कमेंट जरूर किया करें कि ये आप रिपीट करें, मैं रिपीट कर सकता हूं अगले वीडियो में। सुनो, कहने का मतलब है यहां पर जो मैरिज कॉन्सैंग्विनस मैरिज है वो देखा जाता है, उसको मेंशन करना पड़ता है क्योंकि कई डिजीजेस को ट्रिगर करने के लिए ये भी माना जाता है एक रीजन। खैर वो एक लंबा चौड़ा एक डिस्कशन है, आगे बढ़ो। नाउ अब अगर यहां पर एक मेल है यहां पर फीमेल है, इनके बीच में हो गई शादी, इनकी प्रोजिनी कैसे दिखाएंगे, इनके बच्चे कैसे दिखाएंगे, इनके बच्चे ऐसे दिखाएंगे, शाबाश, ये बच्चा क्या है, फीमेल है ना, तो इसकी बेटी, ये कौन है, मेल है, बेटा बेटी बेटा, तो इसका मतलब ये एक परपेंडिकुलर लाइन डाली जाती है, इस परपेंडिकुलर लाइन पे प्रोजिनी दिखाई जाती है, इट इज द प्रोजिनी, इट इज द प्रोजिनी, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लो, मैं ये वाला जो स्लाइडर अब कर लूंगा, ओके, शाबाश, ओके, ये वाला स्लाइड मुझे रब करना है क्योंकि इस स्लाइड के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वहां पर हम एक पेडिग्री को सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली जो कहां पर है आपके एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में जो पेडिग्री है उसको हम स्टडी करेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है, ओके। पेडिग्री एनालिसिस, नीट में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे पेडिग्री से रिलेटेड वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, सारा बायोलॉजी किया लेकिन पेडिग्री वाला छोड़ दिया, बोला सर इसमें टाइम लगता है, टाइम इसमें बिल्कुल नहीं लगता, ओके। नाउ अब अगर यहां पर एक मेल है और एक फीमेल है, इनके बीच में क्या हुई है, शाबाश, शादी हुई है, अब इनकी प्रोजिनी ऐसे दिखाई गई है, यहां पर एक फीमेल चाइल्ड, यहां पर फीमेल चाइल्ड, मतलब पेंडुलम की तरह दिखाया हुआ है। ये पेंडुलम क्या है, ये पेंडुलम का मतलब है बेटा ये हैं ट्विंस, क्या है बेटा, ट्विंस, ये है ट्विंस, मतलब दोनों क्या है, फीमेल, ओके। सो ट्विंस ऐसे भी हो सकते हैं कि एक बच्चा मेल हो दूसरा फीमेल हो, ये भी ट्विन, ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों बच्चे जो हैं वो क्या होंगे, मेल होंगे, वो भी क्या है बेटा, ट्विन। अब यहां पर आपको मैं अंदाजा लगाने की लगाने के लिए कह दूंगा कि आप अंदाजा लगाइए इनमें से कौन है जो मोनोजाइगोटिक है,
कौन है जो मोनोजाइगोटिक है? कोई नहीं। यहां पर मोनोजाइगोटिक कोई नहीं है। डाइजाइगोटिक ट्विन, बेटा ये है डाइजाइगोटिक ट्विन्स। ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स दोनों फीमेल, डाइजाइगोटिक ट्विन दोनों मेल, सॉरी एक फीमेल एक मेल, और डाइजाइगोटिक ट्विन दोनों क्या है बेटा? मेल। सो डाइजाइगोटिक ट्विन में ऐसा हो सकता है कि दोनों फीमेल्स हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मेल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक मेल हो एक फीमेल हो। पर अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन था, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन था, यहां पर लेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विन, मेल चाइल्ड, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, और इनके दो ट्विन्स हैं और दोनों क्या है बेटा? फीमेल। इनके बीच में भी एक लाइन है। हाँ, अगर ट्विन्स के बीच में भी एक लाइन हो और पूरा एक क्लोज ट्रायंगल बनाता हो तो यह है बेटा डाइजाइगोटिक ट्विन। क्या है बेटा? डाइजाइगोटिक ट्विन। डाइजाइगोटिक ट्विन में जरूरी है कि इनका जेंडर एक ही है। क्यों जेंडर एक है? क्योंकि बेटा अगर ये एक ही जाइगोट से बने, पहले स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया मेल या जाइगोट बन गया फीमेल, फिर आगे बढ़ते बढ़ते स्प्लिट हो गया इनटू टू। जाइगोट तो एक ही था ना, पेरेंटल जाइगोट, एक ही जाइगोट जहां से निकल के आए। तो इसका मतलब अगर उस जाइगोट का जेंडर था मेल, दोनों बच्चों का जेंडर होगा मेल। अगर वो जाइगोट फीमेल था, दोनों का जेंडर क्या होगा? फीमेल होगा। सो इसका मतलब डाइजाइगोटिक ट्विन्स में यह भी हो सकता है कि दोनों जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? वो मेल होंगे। ओके, सो मोनोजाइगोटिक, सॉरी आज क्या हो गया? मोनोजाइगोटिक ट्विन, ये मोनोजाइगोटिक ट्विन है। क्या है बेटा? मोनोजाइगोटिक ट्विन। प्लीज डाइजाइगोटिक ट्विन में, शाबाश, आई विल रिवाइज द पर्टिकुलर थिंग, आई विल पर्टिकुलरली रिपीट द थिंग, क्योंकि यहां पर हो सकता है आपको गड़बड़ हुई हो। यहां पर जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स थे, डाइजाइगोटिक का मतलब दो अलग जाइगोट्स, यानी मदर ने एक के बदले दो एग्स को रिलीज किया, दोनों एग्स फर्टिलाइज हो गए, दो अलग जाइगोट्स बने। एक मेल हो सकता है एक फीमेल, या हो सकता है दोनों जाइगोट फीमेल हों, या हो सकता है कि दोनों जाइगोट मेल हों। अब जब ये पैदा होंगे तो पैदा होने के बाद भी यही प्रोबेबिलिटी, या तो दोनों फीमेल्स होंगे, या फिर दोनों बच्चे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, या दोनों मेल होंगे, मगर दोनों की शक्ल आपस में नहीं मिलती, पूरी तरह से नहीं मिलती। तो अगर शक्ल नहीं मिलती, ये डाइजाइगोटिक ट्विन है। डाइजाइगोटिक ट्विन को पेडिग्री में कैसे बनाते हैं? इनके बीच में कोई लाइन ड्रॉ नहीं करते, यानी ये एक एंगल तो बनाता है, पेंडुलम तो बनाता है, मगर यहां पर बेटा इनके बीच में कोई लाइन नहीं होती। अब अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन हो, अगेन मोनोजाइगो नॉट डाइजाइगोटिक, अगर मोनोजाइगोटिक हो, मोनोजाइगोटिक का मतलब हुआ ये कि एक ही एग रिलीज किया था माने, वही एग फर्टिलाइज हुआ था, वो एग फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बना था, जाइगोट बनने के बाद उसका या तो मेल जेंडर होगा या फीमेल जेंडर होगा। उसके बाद क्या हो गया? क्लीवेज हो गया, ब्लास्टूला हो गया, ब्लास्टूला बन गया। ब्लास्टूला जब जूना पेलुस्टा से बाहर आएगा वो 8 स्ट्रक्चर बनाता, याद करो ना पहले यूनिट को। ओके, जब जूना पेलुस्टा ब्रेक होगा, वहां से निकल गए, 8 टाइप स्ट्रक्चर बना लिया। वहां कभी कभी पॉसिबिलिटी ये होती है कि ब्रेक हो गया। ओके, ब्रेक हो गया तो एक एम्ब्रियो से दो एम्ब्रियो बन गए, मगर एक ही जाइगोट से आया है ये सब, तो इसका मतलब दोनों का या जेंडर मेल होगा या दोनों का जेंडर फीमेल होगा। ये मोनोजाइगोटिक ट्विन। मगर पेडिग्री में कैसे बनाएंगे? बीच में लाइन ड्रॉ करके। क्या करेंगे? बीच में लाइन ड्रॉ करके। अगर बीच में लाइन है तो डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक ट्विन है अगेन। ओके, अगर बीच में लाइन नहीं है तो ये डाइजाइगोटिक ट्विन है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ो। नाउ यहां पर एक पेडिग्री आपको जो यहां पर दिखाई गई है, ये पेडिग्री है बेटा आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड। ओके, पेडिग्री देखो, पेडिग्री वाला पेज निकालो। ओके, तो पेडिग्री वाले पेज में चैप्टर 4 में आप देखोगे कि ये जो फॉर एग्जांपल पेडिग्री है वहां पर बनी हुई है, एक तो ये और दूसरी भी है, दूसरी ये वाली वहां पर पेडिग्री है। ओके, इसको एनालाइज करना है। देखो, इसको एनालाइज करने के लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो पॉज करो, पानी पियो, पानी पी के आ जाओ आराम से, फिर बैठो, फिर देखो। पेडिग्री आपको अब एनालाइज करनी है। बेटा ये क्या है? मैंने अभी तक जितना आपको समझाया मैं उतने में से क्वेश्चन पूछूंगा, जितना अभी नहीं समझाया उतना मैं आपसे अभी नहीं पूछूंगा, वो पहले एक्सप्लेन करेंगे। ये कौन है? मेल की फीमेल? ये फीमेल है ऑब्वियसली। अच्छा मुझे बता, ये फीमेल जो है ना, ये फीमेल डिफेक्टेड है, नॉर्मल है कि कैरियर है? शाबाश, आप कहोगे कि डिफेक्टेड है। क्यों डिफेक्टेड है? क्योंकि इसमें लाल रंग है, यानी शेड किया गया है, रेड शेड। ठीक है ना, रेड शेड है तो डिफेक्टेड है।
यूजुअली इसको पिंक या रेड शेड किया जाता है, ओके, जब आप एग्जाम में इसको कर लेंगे। लेकिन अगर जो फॉर एग्जांपल आपका पेपर जो आता है वो यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट में आता है, तो वहां पर आप रेड कलर नहीं ढूंढ सकते, वहां पर शेड उसी हिसाब से दिखाया जाएगा, ठीक है, ओके, वहां पर ब्लैक शेड होगा। सो यहां पर शेडेड है तो डिफेक्टेड फीमेल। यहां पर मुझे बताइए जो मेल है ना, ये मेल है, ओके, ये अनशेडेड है, यानी रेड कलर आपको यहां नहीं दिख रहा तो अनशेडेड है, तो ये बेटा नॉर्मल मेल है ना, नॉर्मल मेल। लेकिन अभी जितना कुछ मैंने आपको समझा मैं उतने में से पूछ रहा हूं, अभी वेट करो ना, क्या पता ये नॉर्मल है कि नहीं है, ये हो सकता है कि नॉर्मल ना हो, ओके। नाउ अगर यहां पर देखा जाए ये दोनों के बीच में हो गई शादी, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब इनकी प्रोजनी, ये इनका बेटा सन, ये इनका सॉरी ये इनकी डॉटर, ओके, इसलिए कहा था ना पानी पी के आ जाओ, आप पानी पियोगे मैं ताजा हो जाऊंगा, ओके। ये कौन है बेटा, डॉटर, ये कौन है बेटा, सन, ये भी कौन, सन, ये कौन, ये कोई नहीं, ये है डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ओके। ये कौन है बेटा, डॉटर, और ये है बेटा सन इन लॉ, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली प्रोजनी लाइन ये है ना, ये प्रोजनी वाली लाइन है, गौर से सुनना, ये प्रोजनी वाली लाइन है, प्रोजनी वाली लाइन से जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना वो बेटा है या बेटी है, ओके, ये डायरेक्टली जुड़ा है तो बेटा है, ये डायरेक्टली जुड़ी है तो बेटी है। जो डायरेक्टली नहीं जुड़ी है वो अगर आप थोड़ा सा डिकोड करेंगे ना, जितना इंफॉर्मेशन आपको दिया, अगर ऑन द बेस ऑफ दैट मच इंफॉर्मेशन आप इसको डिकोड करोगे ना, आप मुझे बताइए ये इसका बेटा तो है, लेकिन इस लड़की और इस बेटे के बीच में जो रिलेशन है, ये लाइन, इट शोज मैरिज, इसका मतलब ये इसकी क्या है, वाइफ है। अगर इसकी वाइफ है तो इनकी क्या हो गई, डॉटर इन लॉ। समझा रहा हूं प्लीज, ये है फर्स्ट जनरेशन, ये है सेकंड जनरेशन, और बेटा ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है, ये थर्ड जनरेशन, ओके, बिकॉज ये तीन जो है इन तीन के कजिन्स हैं, तो जनरेशन तो एक ही हो गई ना, तो इसका मतलब ये है थर्ड जनरेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा पहला सवाल, मुझे बताइए इस पेडिग्री में कितनी जनरेशन दिखाई गई, 3 जनरेशन, ठीक है ना, ओके। सो अब मुझे बताइए एक और चीज, हमें इसमें क्या डिकोड करना है, हमें निकालना क्या है, वो अब मैं आपको समझाऊंगा कि हमें निकालना क्या है। हमें इस बीमारी में निकालना है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ये बीमारी जो है, इस पेडिग्री को देख के बताइए ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव है। आपको दिए गए 4 ऑप्शन, ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। ये कौन सी वाली बीमारी है? कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि उन्होंने एक ऑप्शन दिया हो वाई लिंक्ड, क्या ये वाई लिंक्ड है? ओके ठीक है, ओके, इतना आपसे वो पूछेंगे। पहले डिकोड करो कि ये बीमारी कौन है, एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल है या फॉर एग्जांपल वाई लिंक्ड है। ऑटोसोमल, एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड, स्टेप वाइज चलेंगे। पहला सवाल जो हमारा है वो ये देखना है ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है। पहले उल्टा स्टार्ट करते हैं। अगर ये वाई लिंक्ड होती, वाई लिंक्ड, याद रखो वाई लिंक्ड के लिए आप याद रखोगे ओनली मेल्स आर इफेक्टिव, मेल्स आर डिफेक्टेड, ओनली मेल्स आर इफेक्टेड या ओनली मेल्स आर डिफेक्टेड, क्योंकि वाई है ना, वाई क्रोमोसोम किसके अंदर है, मेल के अंदर, फीमेल के पास तो वाई होता ही नहीं है। तो क्या यहां पर सिर्फ मेल्स डिफेक्टेड है? नहीं, छोड़ो ये वाई लिंक्ड है नहीं। एक्स लिंक्ड अगर हो, एक्स लिंक्ड, तो एक्स लिंक्ड के लिए क्या याद रखोगे? एक्स लिंक्ड के लिए आप याद रखोगे एक्स में होता है, पहले भी बोला था जब डिजीजेस पढ़ रहे थे ना, तो उसी दौरान मैंने बोला था, आप देखोगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या देखोगे? क्रिस क्रॉस। अब क्रिस क्रॉस का मतलब यह होता है अगर यहां पर कौन डिफेक्टेड है, मदर डिफेक्टेड है ना, यहां पर मदर डिफेक्टेड है, मदर ने ये सन को ये बीमारी दी। अभी मैं सोच रहा हूं शायद है क्या, शायद क्रिस क्रॉस है, मदर ने सन को दी। ओके, मैंने कहा था ना अपोजिट जेंडर वाले चाइल्ड को मिलती है, मदर से सन को, फादर से डॉटर को। मगर बेटा इसने ये बीमारी तो डॉटर को भी दी है ना,
मदर डिफेक्टेड थी, बीमारी इसने दी है सन को भी और डॉटर को भी, तो ये एक्स लिंक्ड नहीं हो सकती। दूसरा केस भी खत्म, ये एक्स लिंक्ड नहीं है। अब तीसरा सवाल, क्या ये ऑटोसोमल है? ऑटोसोमल याद रखने के लिए आप क्या करोगे, ऑटोसोमल बीमारियों में एक खास चीज होती है, मैं इससे पहले रब करता हूं क्योंकि मुझे बोर्ड साफ चाहिए, ये मुझे प्रॉब्लम है। ओके, मुझे बोर्ड थोड़ा साफ चाहिए सो दैट मैं ऑर्डर में लिखूं। ओके बेटा, वाई लिंक्ड के लिए मैंने क्या कहा, वाई लिंक्ड मैंने पहले ही कहा, वाई लिंक्ड ये है नहीं, ठीक है ना, क्रॉस। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ये मेल्स में नहीं है, फीमेल में भी है। उसके बाद मैंने कहा अगर ये एक्स लिंक्ड होती तो बेटा इसमें क्या होता, क्रिस क्रॉस, वो भी नहीं है, तो ये एक्स लिंक्ड भी नहीं है। ओके, अब तीसरा जो चांस है ऑटोसोमल देखने के लिए, ऑटोसोमल बीमारी है ये या नहीं, ऑटोसोमल डिजीज है ये या नहीं, ये जानने के लिए आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बीमारी आपके पास, कोई भी पेडिग्री आ गई, एनसीईआरटी में नहीं है पेडिग्री, आपको दिखाई गई, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर को पता नहीं क्या हो गया, उसने आपके पेपर पे छपवा दिया पेडिग्री, वो आपके एनसीईआरटी से कॉपी किया हुआ नहीं था। ओके, तो उसमें उसने क्या किया, एक रैंडम पेडिग्री आपने देखी नहीं है इससे पहले कभी, तो क्या करोगे, पहले देखो, अगर एक जनरेशन को पकड़ लो, एक जनरेशन, उस जनरेशन में देखो अगर ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स इफेक्टेड थी, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल इफेक्टेड थे। ओके, तो इसका मतलब ये जो बीमारी है एक्स लिंक्ड नहीं है, ये ऑटोसोमल है, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों इफेक्टेड हैं ऑलमोस्ट इक्वली। से फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर 2 मेल और 1 फीमेल चाइल्ड डिफेक्टेड होती, ये भी हो गया ऑलमोस्ट इक्वल। ये नहीं कि आप इक्वल, नहीं सर यहां पर 2 थे मेल 1 ही फीमेल है, नो, ऑलमोस्ट इक्वल। इसका मतलब दोनों में ये बीमारी पाई गई, एक ही पेरेंट के 2 बच्चे मेल एंड फीमेल में ये बीमारी पाई गई, मतलब ऑटोसोमल, कोई दूसरा शक ही नहीं, दूसरा कोई मतलब इसमें संदेह ही नहीं है। ओके, आप दूसरी बार इसको सोचे ही ना, सेकंड थॉट है ही नहीं, ऑटोसोमल है। ओके, इसका मतलब ये बीमारी क्या है बेटा, ऑटोसोमल है। क्योंकि एक जनरेशन को जब मैं स्टडी कर रहा था, इस जनरेशन में मुझे पता चला मेल एंड फीमेल चाइल्ड दोनों इफेक्टेड हैं। आया समझ? ओके, सो ऑटोसोमल है, ये बात पक्का पता चली, राइट। दूसरी बात क्या पता करनी है, सर ऑटोसोमल तो पता चला, अब हमें बोलिए कि ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए भी शॉर्टेस्ट फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट, दूसरी कोई बात है ही नहीं। यानी आप 2 सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ऑटोसोमल तो पता चला, इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ऑटोसोमल टिक। नाउ दूसरी बात आपको पता क्या करनी है, दूसरी बात आपको पता करनी है कि ये रिसेसिव है कि डोमिनेंट। चलो पता करते हैं। ये है हमारा जनरेशन 1, ये है हमारी जनरेशन नंबर 2 और ये है हमारी जनरेशन नंबर 3। पहले ही बताया था। मुझे बताओ इस जनरेशन में, जनरेशन 1 में आपको किसी में ये बीमारी दिख रही है? दिख रही है। जनरेशन 2 में आपको किसी में ये बीमारी दिख रही है? दिख रही है। जनरेशन 3 आपको किसी में ये बीमारी दिख रही है? बिल्कुल। अगर इन 3 में नहीं है, इसमें है, तो तीनों जनरेशन में आपको ये बीमारी दिख रही है। क्या कोई ऐसी जनरेशन है जिसमें ये बीमारी नहीं है? वेट, ये 3 और ये 3 एक ही जनरेशन है, क्योंकि ये आपस में कजिन्स है ना। ओके, तो इसका मतलब एक ही जनरेशन है, 2 जनरेशन नहीं है। आपको कोई ऐसी जनरेशन दिख रही है जिसमें ये बीमारी नहीं है? बिल्कुल नहीं। तीनों जनरेशन में आपको 1 या 2 बार ये बीमारी दिख रही है। बेटा पक्का ये डोमिनेंट है। क्या है ये? डोमिनेंट। डोमिनेंट। तो डोमिनेंट डिजीज की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट डज नॉट स्किप ए जनरेशन। ये किसी भी जनरेशन को स्किप नहीं करता, हर जनरेशन में आपको इसका एक ना एक इफेक्टेड मिलेगा, राइट। ओके बेटा, इसका मतलब अभी तक के मेरे इस लेक्चर में आपको यह पता चला होगा कि ये जो पेडिग्री 1 आपके बोर्ड पे इस वक्त है, ये कौन सी पेडिग्री है? ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो इसके ऊपर लिखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, अब प्रूव करना है ना, ऐसे थोड़ी चलेगा कि मैं कह के भाग जाऊंगा, अभी प्रूव करना है कैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट। ओके चलो इसको प्रूव करते हैं, बहुत इजी है। ऑटोसोमल डोमिनेंट समझने से पहले
आपको बताऊंगा ऑटोसोमल जीन्स के लिए मैं यहां पर यूज करूंगा ए, ओके, ए एज ऑटोसोम, राइट। एक जीन है जिसकी दो कॉपीज हैं, एक ए है कैपिटल ए, दूसरा स्मॉल ए। देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब बीमारी कौन से एलील में छुपी हुई है, डोमिनेंट एलील में। रिसेसिव एलील में बीमारी नहीं है, पहली बात। अगर रिसेसिव एलील में बीमारी नहीं है, फिर अगर जेनेटिक कॉम्बिनेशन ये है स्मॉल ए, बीमारी कौन से वाले एलील में, कैपिटल ए में। इसका मतलब मुझे बताइए स्मॉल ए अगर कॉम्बिनेशन होगा, यानी फॉर एग्जांपल इसमें स्मॉल ए कॉम्बिनेशन है, ये क्या होगा, नॉर्मल। अगर किसी में इस जीन का, इस पर्टिकुलर जीन का, से फॉर एग्जांपल मसल डिस्ट्रॉफी, राइट, ओके, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जिसको बोलते हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के लिए किसी में है एक एलील जो कैपिटल ए है, दूसरा एलील जो स्मॉल ए है, और यहां पर डिफेक्टेड कौन है, डोमिनेंट। सो डोमिनेंट एलील में बीमारी छुपी हुई है, डोमिनेंट एलील में बीमारी छुपी हुई है। मगर छुपी हुई का मतलब यह है अगर डोमिनेंट एलील मौजूद है, चाहे ये होमोजाइगस में हो, हेटेरोजाइगस में हो, बीमारी दिखेगी। इसका मतलब ये होगा डिफेक्टेड। यहां मेल फीमेल का सवाल नहीं है, नो मेल नो फीमेल। यहां पर फॉर एग्जांपल आप इस चीज की तरफ परेशान मत हो जाइए, सारे डिफेक्टेड मेल था कि डिफेक्टेड फीमेल था। ये डिफेक्टेड है, मेल हो फीमेल हो, एक्स लिंक्ड है नहीं आपके परेशान हो जाए, वाई लिंक्ड है नहीं कि आप परेशान हो जाए। अब अगर किसी में दोनों एलील जो है वो डोमिनेंट होंगे, बेटा इसको बीमार होने से कोई बचाएगा क्या, कोई नहीं, दोनों एलील डिफेक्टेड, खत्म। ओके, जैसे आपने देखा था ऑटोसोम्स में, फॉर एग्जांपल कभी कभी हो सकता है कि दोनों एलील डिफेक्टेड हैं। ओके, सो अगर दोनों एलील डिफेक्टेड हैं तब तो ये बीमार होगा ही होगा। अगर एक एलील डिफेक्टेड होगा, एक नॉर्मल एलील, तो ये डिफेक्टेड एलील जो है ये इस वक्त डोमिनेंट है, यानी वेट करो, यहां पर दो एलील है, एक डोमिनेंट एलील, एक रिसेसिव एलील। मगर डोमिनेंट एलील जो है ना वो म्यूटेटेड एलील है, म्यूटेटेड मतलब ये बीमार एलील है, और जो ये रिसेसिव एलील है ना, स्मॉल ए है ना, ये वाइल्ड एलील है। वाइल्ड एलील का मतलब नॉर्मल फिनोटाइप, और ये क्या है, डिजीज्ड फिनोटाइप। इसका मतलब बेटा एक भी ए जो कैपिटल ए होगा वो डिफेक्टेड है ना, तो बीमारी हमें नॉर्मली दिखेगी। ओके, नाउ ये सब का मेरा मकसद क्या था, ये सब का मकसद था कि ये हमारा सॉल्व हो जाए। अब ये क्यों डिफेक्टेड है, बड़ा अजीब सा सवाल है, ये क्यों डिफेक्टेड है, ये कैसे हुआ। ओके, ये हुआ ऐसे कि इसके पास या तो एक एलील जो है वो डिफेक्टेड है, उसकी वजह से इसको बीमारी हो गई, क्योंकि मैंने पहले ही माना ना ये डोमिनेंट है। अगर एक एलील भी डिफेक्टेड होगा तो ये क्या होगी, डिफेक्टेड। या फिर ऐसा है कि इसके दोनों जो एलील हैं वो डोमिनेंट यानी डिफेक्टेड एलील्स हैं। कहने का मतलब ये फीमेल डिफेक्टेड इसलिए हो गई, इसके पास या तो एक डिफेक्टेड एलील है, एक डोमिनेंट एलील, या इसके पास दोनों एलील जो वो डिफेक्टेड है, डोमिनेंट है। ठीक है ना। ओके, ये नॉर्मल कैसे है और क्यों है, लकीली ये नॉर्मल इसलिए है क्योंकि इसके पास दोनों एलील जो है वो क्या है, रिसेसिव। अगर एक भी डिफेक्टेड एलील इसके पास होता, बीमार होता, राइट, क्योंकि डोमिनेंट डिफेक्टेड, डोमिनेंट डिजीज है, डोमिनेंट डिजीज है, मींस अगर एक भी डिफेक्टेड एलील होता तो ये नॉर्मल नहीं होता। ये नॉर्मल है इसीलिए क्योंकि इसके पास दोनों एलील्स क्या है, नॉर्मल। इतना समझा रहा हूं, ओके, डिटेल में समझा रहा हूं, रिवाइज करो फिर देखो, ओके, या पॉज करो, पानी पियो फिर देखो। ओके, अब देखो ये वाला, अब क्वेश्चन है कि ये वाली जो लड़की है इसको बीमारी क्यों नहीं हुई। इसको बीमारी इसलिए नहीं हुई, देखो पापा ने इसको क्या दिया, पापा ने दिया स्मॉल ए वाला एलील। स्मॉल ए मींस नॉर्मल, क्योंकि बीमारी अगर डोमिनेंट है तो बीमारी छुपी है डोमिनेंट एलील में, और अगर स्मॉल ए है मींस रिसेसिव एलील, इसमें बीमारी छुपी नहीं है। तो मां ने भी क्या दिया होगा, देखो अगर मां के पास, कॉमन सेंस है, अगर मां के पास दोनों एलील्स डोमिनेंट होते, ये इस बेटी को क्या देती, डोमिनेंट एलील। उस हिसाब से इसमें बीमारी दिखती ना, बिल्कुल ये शेडेड होती, बीमार होती, ये नॉर्मल हो ही नहीं सकती थी, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती थी। इसका मतलब हमें अब पता चला कि मां के पास भी एक नॉर्मल एलील है। अगर मां के पास एक नॉर्मल एलील है, उस मां ने इसे नॉर्मल एलील स्मॉल ए दिया और बाप ने भी स्मॉल ए दिया, तो ये बेचारी नॉर्मल हो गई, बाल बाल बच गई। तो पता चला ये जो फॉर एग्जाम्पल हमने एज्यूम किया था, कोई भी चीज मुझे जुबानी नहीं पता कि यहां पर क्या है,
ओके, आपको भी पता नहीं, हम एज्यूम कर रहे हैं, हमने एज्यूम किया था या तो ये कंडीशन है या ये कंडीशन है, अब पता चला पक्का ये वाला कंडीशन है। यानी मां को डिफेक्ट इसलिए है क्योंकि एक एलील इसके पास डोमिनेंट, एक कौन है, रिसेसिव, और डोमिनेंट एलील क्या है, डिफेक्टेड। ओके चलो, अब इसे कैसे बीमारी हो गई? इसे बीमारी इसलिए हो गई क्योंकि इसको मां ने अनलकीली कैपिटल ए दे दिया और बाप ने दिया था स्मॉल ए, मगर कंपनसेट नहीं कर पाया। ठीक है ना? ओके अब ये कैसे नॉर्मल है? क्योंकि मां के पास एक नॉर्मल एलील भी है, स्मॉल ए। इसको जब गैमीट्स बन गए थे, उस गैमीट में जो जीन, ये वाला जीन है, इस डिजीज वाला जीन, इसका स्मॉल ए चला गया था। ओके, फर्टिलाइज हो गया, तो इसको मां की तरफ से भी क्या मिला बेटा, स्मॉल ए, बाप की तरफ से क्या मिला, स्मॉल ए, नॉर्मल। अब जो जिसके साथ इसकी शादी होगी, ऑब्वियसली ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है ना कि वो नॉर्मल हो। अगर ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि वो नॉर्मल हो, तो बेटा उसके पास दोनों एलील्स क्या होंगे इस बीमारी के, रिसेसिव यानी नॉर्मल यानी वाइल्ड। इनकी सारी प्रोजेनी क्या होगी, नॉर्मल। ऑब्वियसली पेरेंट्स में से किसी एक को नहीं है तो प्रोजेनी भी क्या है, नॉर्मल। मगर ये वाली लकी नहीं थी, शी वाज़न्ट लकी। इसको मां ने दिया डिफेक्टेड एलील कैपिटल ए, बाप ने दिया स्मॉल ए, नॉर्मल एलील, वाइल्ड एलील। इसने दिया डिफेक्टेड एलील, इसने दिया नॉर्मल एलील, बन गया इसमें डिफेक्ट। जिसके साथ इसकी शादी हो गई वो था बेचारा नॉर्मल। बेचारा इसलिए क्योंकि फंस गया, उसके बच्चों में प्रॉब्लम है। ठीक है ना? ओके अब बेटा जब इनके बच्चे हो गए, इनके बच्चों में ये वाला जो बच्चा है, पहला जो बेटा हो गया। अच्छा, ये जो बच्चे हम लिखते हैं ना, दे आर इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ओके, सो ये पहले पैदा होगी इसलिए पहले है, ये लास्ट में पैदा होगी इसलिए लास्ट में है। जो पहला बच्चा हो गया ना, ये बेटा, ये नॉर्मल, क्योंकि बाप ने दिया नॉर्मल ए, मां ने दिया नॉर्मल ए, इसके साथ भी यही कंडीशन। ओके, ये जो बेटी है ना, ये लकी नहीं थी क्योंकि मां ने इसको दिया कौन सा वाला एलील, कैपिटल एलील, बाप ने दिया नॉर्मल एलील। मगर इसमें डिफेक्ट क्या होगा, दिखेगा। डिफेक्ट क्या होगा, दिखेगा। सो ये वाला जो पेडिग्री है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको आगे काम आएगा। प्लीज इसको दोबारा पढ़ लो, दोबारा देख लो इस वीडियो को। ओके, रिवाइज करके देख लो, या पर्टिकुलरली जिसको बोलेंगे ना, गौर से सुन के देख लो। ओके, एक एक बात सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, एक स्टेप में आपका पेडिग्री हो जाएगा, एक स्टेप में पेडिग्री हो गया। राइट, नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास एक और पेडिग्री है। यहां इस पेडिग्री में आपके लिए अंदाजा लगाना आसान है। मुझे पहले बताओ, ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है? देखो, मैंने कहा था क्या करोगे, पहले 3 जनरेशन को नंबर दो। ये पहली जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन, ये तीसरी जनरेशन, है ना, 3 जनरेशन। अब मुझे बता, पहली जनरेशन में बीमारी नहीं थी, गोली मारो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। मगर पहले मुझे बताओ, सेकंड जनरेशन में आपको बीमारी दिखी, मगर क्या सिर्फ मेल्स में दिखी, फिर ये वाई होता? क्या सिर्फ फीमेल्स में दिखी, फिर कुछ और होता? लेकिन यहां पर है ना, इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इफेक्टेड, फिर ये क्या है, ऑटोसोमल। तो हमने पहला अंदाजा ये लगाया कि ये ऑटोसोमल है। क्या किया मैंने, अंदाजा लगाया कि ये ऑटोसोमल है, क्योंकि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में दिखेगा नहीं, क्रिस क्रॉस नहीं दिख रहा। राइट, ओके, एज सच क्रिस क्रॉस इसमें नहीं दिख रहा। ओके, इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इफेक्टेड इन ए जनरेशन मींस ये क्या है बेटा, ऑटोसोमल। मगर प्रॉब्लम ये है, अब मुझे पता करना ये रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। रिसेसिव और डोमिनेंट के लिए क्या याद करोगे बेटा? यहां मैंने एक बात लिखी थी जो बाद में मैंने रब कर दी। मैंने एक बात लिखी थी कि अगर कोई जनरेशन स्किप नहीं होती है तो डोमिनेंट डिजीज है। अगर कोई जनरेशन स्किप हो गई, यानी कोई जनरेशन है जिसमें ये बीमारी है ही नहीं, तो फिर क्या है, ये रिसेसिव, डेफिनेटली रिसेसिव। आपको जनरेशन 1 में ये बीमारी दिख रही है? नहीं है, ना मां है, ना मां में है, ना बाप में है, ना मेल पेरेंट में, ना फीमेल पेरेंट में, किसी भी पेरेंट में ये बीमारी नहीं दिख रही। इट स्किप्स अ जनरेशन, इट्स अ न्यूज। इसका मतलब ये है रिसेसिव। क्या है ये, रिसेसिव। हमने अंदाजा लगाया कि ये बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। टाइम होता तो हम 5-6 पेडिग्रीज कर लेते, लेकिन टाइम नहीं है इसलिए यही 2 कर लेंगे। ओके, नाउ देखो, अब ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इसको प्रूव करना पड़ेगा। देखो, प्रूव करने के लिए मैं आपको बता दूंगा, ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट स्लाइड है, बस हो गया। देखो,
ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है, मुझे दोनों पे शक है। हो सकता है कि ये नॉर्मल ना हो सकता है कि इनमें कोई एक कैरियर हो, या हो सकता है कि दोनों कैरियर हो। यानी ये मेल पेरेंट है ना, बच्चों में बीमारी आई कैसे? कोई तो होगा ना जो पहले जिसमें जो कैरियर है, तो हो सकता है कि मेल पेरेंट इज अ कैरियर, राइट? उल्टा हो गया। आई न्यू कि आपका ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया। देखो सुनो, यहां मैं समझाऊंगा कि ये उल्टा क्यों है। बेटा इस वक्त बीमारी कौन से वाले एलील में? मुझे पता है आप कंपेयर कर रहे हो प्रीवियस स्लाइड के साथ, नो ये अलग है। देखो बीमारी इस वक्त है रिसेसिव एलील में। किस में है? रिसेसिव एलील। तो अगर किसी के पास ये कंडीशन है बेटा, रिसेसिव एलील इस वक्त जो है वो म्यूटेटेड है। क्या है? म्यूटेटेड। इसका मतलब रिसेसिव एलील अगर दोनों है तो बेटा ये डिफेक्टेड है। क्या है? पर्सन क्या है? डिफेक्टेड। अगर एक एलील कैपिटल है डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव, तो बेटा ये जो रिसेसिव है ना, ये एक्सप्रेस तो वैसे भी नहीं होगा, मगर बेटा ये नॉर्मल इंसान भी नहीं होगा, ये कैरियर होगा। क्या होगा? और अगर दोनों एलील्स कैपिटल होंगे तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉर्मल होगा। पिछले वाले केस में आप देखेंगे यहां पर कैरियर कोई नहीं था बेटा, यहां पर कोई कैरियर नहीं था। ओके, डोमिनेंट डिजीज के लिए कोई कैरियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक एलील भी डोमिनेंट है ना, ये डिफेक्टेड है ना, तो मतलब बीमारी हो गई। मगर यहां पर केस क्या है? यहां पर केस ये है कि अगर बेटा हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है, इस वक्त जो डोमिनेंट एलील है ना वो वाइल्ड है यानी नॉर्मल है, और जो रिसेसिव एलील है ना बेटा वो म्यूटेटेड है यानी डिफेक्टेड है। इसका मतलब ये कैरियर बनेगा। अब देखो, अब हो गया सीधा कॉन्सेप्ट, ये कैरियर हो सकता है, डिफेक्टेड तो है नहीं, नॉर्मल भी मैं मानूंगा, हो सकता है कि ये नॉर्मल भी था, क्योंकि अभी तो कंफर्म नहीं है, चांस दी मैटर ऑफ चांस। ओके, मैंने कहा मैं गैस कर रहा हूं, हम गैस कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, या तो ये नॉर्मल है या फिर कैरियर। और ये फीमेल भी या तो बेटा ये कैरियर है या फिर क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल मींस इस वक्त नॉर्मल कैपिटल ए, अगेन जो मैं बता रहा हूं ना मैं खुद ही उसको उल्टा कर रहा हूं। ओके, या तो ये बेटा कैरियर है या फिर क्या है? इस वक्त नॉर्मल कैपिटल ए, इस वक्त नॉर्मल कौन? कैपिटल ए। और या तो ये वाला कैरियर है या फिर ये क्या है? नॉर्मल। दोनों, हमें दोनों पेरेंट्स पे शक है, दोनों में से कोई नॉर्मल हो सकता, कोई कैरियर, क्योंकि नहीं दिखाया ना। अगर यहां हाफ शेडेड होता मैं बता देता कंफर्म यही कैरियर है। और एग्जाम में जब आपको पेडिग्री पूछा जाएगा वहां कैरियर्स मेंशन नहीं होंगे। अगर कैरियर उसने मेंशन किए, पता है, पता खुद ही चल गया ना कौन है। अगर उसने कैरियर दिखाए, हाफ शेडेड दिखाया, आपको तो खुद ही पता चल गया कि ये क्या है, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, नाउ अब ये नॉर्मल कैसे, पहले इसका जवाब देंगे। ये कैसे नॉर्मल है? ये नॉर्मल ऐसे है कि इसको मां की तरफ से मिला है नॉर्मल एलील, इस वक्त नॉर्मल मींस कैपिटल, दोबारा बता रहा हूं, और बाप की तरफ से भी क्या मिला है बेटा? कैपिटल एलील, इसीलिए ये नॉर्मल है, राइट? क्योंकि इसकी आगे प्रोजेनी नहीं है, मैं इस पर शक कर देता कि ये कैरियर है। ओके, देखो अब क्या हुआ। अब फॉर एग्जांपल इसको डिफेक्ट कैसे हुआ? इसको डिफेक्ट हो गया, चलो इसको अगर मैंने माना था कि ये नॉर्मल है, ये कैरियर है, तो इसको एक पेरेंट ने दिया था स्मॉल ए जिसमें डिफेक्ट है, पर दूसरे पेरेंट ने भी कहां से लाया? इसका मतलब इसको इस पेरेंट ने भी स्मॉल ए दे दिया, इस पेरेंट ने भी स्मॉल ए दे दिया, राइट? बीमारी रिसेसिव है तभी दिखेगी जब होमोजाइगस होगी, इसमें बीमारी तभी दिखेगी जब होमोजाइगस होगी, जब दोनों एलील्स रिसेसिव होंगे, जब दोनों एलील्स स्मॉल ए होंगे तब इसमें बीमारी दिखेगी। मतलब कंफर्म इसमें दोनों एलील्स क्या हैं? रिसेसिव। तो मां की तरफ से क्या मिला? रिसेसिव। बाप की तरफ से क्या मिला? रिसेसिव। तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब कंफर्म मां के पास भी एक स्मॉल ए था जो इसको दे दिया, बाप के पास भी एक स्मॉल ए था जो इसको दे दिया। समझ आया? तो अब पता चला ये वाला कंडीशन सही है, यानी दोनों कैरियर है। मेरा अंदाजा सही था, दोनों कैरियर थे, मैंने दोनों पे शक किया था, यूं ही नहीं, मेरा शक यकीन में बदल गया, मतलब दोनों कैरियर। ओके, सो ये भी कैरियर। देखो शॉर्ट, थोड़ा सा सब्र करो, पानी पी लो, मेरी बात दोबारा सुनो। मैंने कहा अगर आपको पता करना हो कि देखो दोनों तो नॉर्मल दिख रहे हैं,
आपको पता करना है कि दोनों कैरियर हैं या दोनों में से एक कैरियर है या फिर दोनों में से दोनों नॉर्मल है। तो पता कैसे करोगे? आप पहले इसको पकड़ लो, इनके एक बच्चे को पकड़ लो, तो पता है कि बीमार है, डिफेक्टेड है। कैसे बीमार है? डेफिनेटली इसके पास दोनों एलील्स स्मॉल ए हैं, और बीमारी किस में छुपी है? स्मॉल ए में। स्मॉल ए है दोनों, तो मतलब मां की तरफ से क्या मिला है? स्मॉल ए। बाप की तरफ से क्या मिला है? स्मॉल ए। तो अगर दोनों के पास स्मॉल ए की एक एक कॉपी है तो दोनों क्या हो गए बेटा? दोनों कैरियर हैं। तो ये भी कैरियर है, ये भी कैरियर है। आया समझ? ओके। नाउ ये कैसे नॉर्मल है? ऑब्वियसली ये दामाद है, नॉर्मल तो होगा। ओके। नाउ ये कैसे नॉर्मल है? हाँ, इसके पास बेटा एक अलील जो फॉर एग्जाम्पल मां की तरफ से मिला है वो नॉर्मल ए यानी कैपिटल ए, और जो बाप की तरफ से मिला वो मैं मान सकता था कि वो भी नॉर्मल है, मगर बेटा आगे इस प्रोजनी में बीमारी दिख रही है तो 100% ये कैरियर है। क्यों? क्योंकि ये कैरियर थी तभी तो बीमारी आगे बढ़ी है। ओके, तो बेटा दोनों में से एक पेरेंट ने इसको दिया है कैपिटल ए, दूसरे ने दिया है इसको क्या? नॉर्मल ए। ओके, एक ने दिया कैपिटल ए ने नॉर्मल ए, दूसरे ने दिया है डिफेक्टेड ए यानी रिसेसिव ए स्मॉल ए। आया समझ? समझ आया? ओके। अब देखो इनकी प्रोजनी जब आगे बढ़ी बेटा, इसने जिसके साथ शादी कर ली हो सकता है कि वो नॉर्मल था या हो सकता है कि वो भी कैरियर था। पता नहीं ये 36 गुण कैसे मिल गए कि ये भी कैरियर और ये भी कैरियर, यहां भी 36 गुण मिल गए। पता नहीं कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के निकालते अपने जैसा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां अगर दोनों कैरियर हैं, ये तो कैरियर है, ये कंफर्म है क्योंकि इसको बीमारी यहां से लगी, कैरियर बन गई। राइट। सो ये जो कैरियर बन गई, इसने इस बच्चे को क्या दिया है? स्मॉल ए। पर अगर बाप के पास दोनों एलील्स नॉर्मल थे, वो देता ना इसको कैपिटल ए, और अगर वो इसको कैपिटल ए देता, या ऐसे बीमार हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कैरियर होता। तो इसका बीमार होना जो है वो एक बड़ा संकेत है। इसके बीमार होने का मतलब ही है कि इसके पास दोनों एलील्स क्या हैं? स्मॉल। अगर इसके पास दोनों एलील्स स्मॉल हैं तो मां ने क्या दिया? स्मॉल ए। और बाप ने क्या दिया जो इस घर का दामाद था? स्मॉल ए। मतलब वो भी कैरियर है। क्या है? तो बेटा ये तो दोनों कैरियर, ये भी कैरियर। समझ आया? दामाद भी कैरियर। राइट। ओके, तब यह बीमार हो गया। अब ये कैसे बीमार हो गई? ये तो नॉर्मल है, ये तो हमें पहले ही समझ गया। जैसे ये बीमार है ना, वैसे ये बीमार है, ऑटोजोमल बीमारी है। इक्वली इसको भी मिलेगा मां की तरफ से ए, बाप की तरफ से ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। सो बाप की तरफ से भी डिफेक्टेड एलील, मां की तरफ से भी डिफेक्टेड एलील। इसका मतलब ये प्रोजनी सॉल्व हो गई। इस प्रोजनी को सॉल्व करके ये पता चलता है कि हां ये ऑटोजोमल है और रिसेसिव है। समझ आया? ओके, पेडिग्री में आपको ये दो पेडिग्रीज तो बहुत इंपॉर्टेंट करने हैं। हाँ, अगर और पेडिग्रीज भी आपके दिमाग में आती हैं, ओके, आपके पास कमेंट बॉक्स है तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए पेडिग्री, उसको डिस्कस किया जाएगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल एज द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, आपके लिए ये दो तो काफी थे। ठीक है ना? ओके, सो इसका मतलब हमने आज किया पेडिग्री एनालिसिस, हमने किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और हमने किया बेटा आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स थे जो हमने किए। तो दैट इज कि नेक्स्ट वीडियो अगर बनेगा तो वो अब इवोल्यूशन का बनेगा। ठीक है, तो जेनेटिक्स तो हमारा खत्म हो गया, इसमें से तो पूरा आएगा, जितना भी पेपर आएगा वो इतने में से, इतने वीडियोस में से डेफिनेटली आएगा। यानी हमने इसमें पूरा रिवाइज किया, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि इतने वीडियोस में से आएगा। बाकी मैं सपने नहीं बेचा करता, मैं झूठे दावे या सपने नहीं बेचा करता। मैं सिंपली आपको बता रहा हूं कि जितना कुछ हमने डिस्कस किया उसमें पूरी एनसीईआरटी डिस्कस हो गई। तो पेपर कहीं ना कहीं इसी में से आएगा, इसके बाहर से तो पेपर आएगा नहीं, क्योंकि इससे बाहर से तो सिलेबस से बाहर है क्वेश्चंस। ओके, तो इसका मतलब ये जो कुछ भी आपके एग्जाम में आएगा वो इसमें से आप आराम से कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। मुदस्सिर मिर्चाल का अस्सलाम वालेकुम। वो जो बेचती थी दवा अपनी बड़ा गई।